हिंद साथियों। अगर आप भी चाहते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाले टॉपिक से एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए लेकिन आपका गलत ना हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएससी हो, इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट्स हैं इन किताबों के अंदर वो सारे एक जगह कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं, सब का सब मैटर आपको इस छोटे से कंटेंट में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये विश्वास मैं आपको इसलिए भी दिला सकता हूँ, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, हर एक एग्जाम के अंदर इस एकमात्र बुक जो अभी हमने लॉन्च की है और 4000 कॉपीज इसकी निकल चुकी है, ऑर्डर्स इसके डिस्पैच कर दिए जा चुके हैं। लगभग 150 किताबें हमारे पास सिर्फ बची है 4000 किताबों में, और ऑफलाइन भी हम अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नजदीकी बुक स्टोर पे भी जाके पता कर सकते हैं, या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पे जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए मुख्य है, थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए इसको निकाला था, लेकिन चाहे पशु परिचर के लिए स्पेशली डिमांड आ रही थी कि सर हमें ये टॉपिक करवा दीजिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धातु है धातु वाला है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है या रोग वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री कंटेंट आपको इसका प्रोवाइड करवाऊं, और ऐसा कंटेंट जो बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप अभी भी तैयार कर रहे हैं तो भी आपका पर्सन बिल्कुल इनसे बाहर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस टॉपिक का जो नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसमें हम जानते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन को जानेंगे तब हमें जो कथनों वाले प्रश्न बनते हैं उसको जानने के लिए पहले बेसिक हमें जानना होता है कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे इन चीजों को। तो देखिए, टॉपिक का जो नाम है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, उसमें एक नाम आता है परिवर्तन। और ये परिवर्तन किस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कैसा परिवर्तन हुआ है, भौतिक है रासायनिक है, ये हमें पता चलता है उसके गुणों के आधार पर। जो भी पदार्थ के गुण हैं, जो भी पदार्थ के गुण होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको कहूं बर्फ पिघल गई, पानी में बदल गई। अब आप कैसे कह सकते हो कि भौतिक, ये इसे रासायनिक क्यों नहीं कह रहे हम? तो ये डिसाइड हम करते हैं उसके गुणों के आधार पर। ये गुण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उसके भौतिक गुण। जब आप परिभाषा पढ़ोगे तो ये नाम आएंगे, गुण नाम आएगा उसमें, तो उसके लिए हमें जानना होगा भौतिक गुण क्या होते हैं और दूसरा रासायनिक गुण क्या होते हैं। और फिर जब ये बात समझ में आ जाएगी तो परिवर्तन अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले देखिए, भौतिक फिजिकल, कोई चीज की फिजिकल एक फॉर्म है। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ ये एक मार्कर है, इसकी एक प्रकार से यानी बेलनाकार टाइप की आकृति है, लंबा है ये इस प्रकार से, इसका रंग है ब्लैक है। तो जो बाहर से देखकर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, बाहर से देखकर जिन चीजों को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जैसे इसका रंग कैसा है सामान्यतः, ये कैसी अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो आप देखकर बता सकते हैं तो इसकी अवस्था कैसी है, इसकी आकार आकृति किस प्रकार की है, साइज कैसी है, शेप कैसी है, इसकी स्टेट यानी अवस्था कैसी है, इसका कलर कैसा है। ये सारी चीजें जो बाहर से देखकर आप बता सके, उसको हम सामान्यतः कैसे ये गुण कह सकते हैं, भौतिक यानी फिजिकल, उसके हम क्वालिटीज कह सकते हैं। दूसरा है रासायनिक प्रकार के गुण। रासायनिक गुणों को हम एक प्रकार से सिंपली मैं अगर समझाने के लिए आपको कहूं तो मैं ये कह सकता हूं वो पदार्थ किसका बना है, यानी उसके अंदर। जैसे मैं आपको कहूं जल, अब पानी को बाहर से देखकर आप इतना ही बता सकते हैं कि सर जो पानी है या जो जल है वो द्रव अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ये बाहर से देखकर आपको बता दिया आपने उसके बारे में। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं क्या आपने पानी पीते समय कभी देखा है कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है? क्या बाहर से देखकर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन जब भी बात की जाती है कि उसी जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये उसका एक ऐसा गुण है जिसको हम बाहर से देखकर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये उसका आंतरिक एक ऐसा गुण है जिससे मिलकर वो बना है। अगर इस सूत्र में किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है तो उसके रासायनिक गुण बदल रहे हैं। लेकिन अगर उसकी केवल और केवल अवस्था, जैसे पानी का बर्फ बन गई, बर्फ के अलावा भाप बन गई, तो ये सारे उसकी सिर्फ भौतिक अवस्थाएं बदल रही है। तो मेरे हिसाब से आप इस चीजों को समझ रहे होंगे कि गुणों में बदलाव होंगे, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि परिवर्तन किस प्रकार का है। यानी जब सूत्र बदल जाए, एक सिंपल बात हमेशा याद रखना, बस एक एक लाइन को आप अगर ध्यान में रखकर भी अगर थोड़ा बहुत ऑप्शनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा, जिस भी चीज के अंदर अगर ये सूत्र बदलता हुआ नजर आ जाए किसी भी चीज का, तो उसके अंदर सामान्यतः आपको रासायनिक परिवर्तन ही देखने को मिलेगा 99%। क्योंकि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप और बेहतर समझोगे। तो ये चलिए आपने समझ लिया होगा। अब हम अपने बुक का जो मैटर है उसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है भौतिक परिवर्तन, को जान लेते हैं क्या होता है, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। भौतिक परिवर्तन कब कहेंगे? पदार्थ के ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सके, बाहर से ऑब्जर्व कर सके और उसको डिफाइन कर सके। जैसे कि उस पदार्थ की अवस्था, अवस्था आप जानते हैं पदार्थ की मुख्यतः हम मूल 3 अवस्था कहते हैं, हालांकि कुल 5 है, छठी भी खोजी गई है। और इस प्रकार से जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, इसके अलावा हम कह सकते हैं प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक, ठीक है, कंडेंसेट वगैरह भी खोजी जा रही है। आकार कैसा है? जैसे मैंने अभी मार्कर का एग्जांपल लेके आपको समझाया, आकार कैसा है, साइज कैसी है, शेप कैसा है, स्टेट कैसी है, उसका रंग कैसा है। अभी सिर्फ बात रंग परिवर्तन की नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर रंग बदल रहा है तो उसको कैसा परिवर्तन कहेंगे? ये किस कारणों से होता है उस पे डिपेंड करता है। ताप, जैसे फिजिकल टेम्परेचर भी, जैसे फिजिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, ताप है, दाब है, उसकी कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व है, ये सारे तय गलनांक, क्वथनांक है। इन चीजों में बदलाव हो रहा है तो ये सिर्फ एक प्रकार का भौतिक ही गुणों के अंदर बदलाव हो रहा है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हुई कि ऐसा एक परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदले, उसके रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी एक प्रकार से उसका सूत्र ना बदले, सिर्फ उसकी कोई अवस्था, रंग वगैरह, ताप वगैरह ये चीजें बदल गई है, तो इसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल आगे और आएंगे और बेहतर समझ पाओगे आप। चलिए आगे देखता है। आगे है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के केवल कौन से गुण बदले? भौतिक गुण बदले। कौन से ना बदले? रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन ना हो, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी सूत्र ना बदले, रासायनिक गुण ना बदले, केवल भौतिक गुण बदलने चाहिए, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ये तो हो गई परिभाषा। मैं इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं जीरो लेवल से, क्योंकि कथनों वाले प्रश्नों को करने के लिए ये बेसिक तैयार होना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट एग्जांपल्स जब देखने लगोगे तो कभी आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है। स्पेशली पशु परिचर में जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफी दिक्कत आती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कथनों के अंदर जो आपको स्पेशली सबसे ज्यादा एग्जाम में जो नाम देखने को मिलते हैं, ये तो परिभाषा से रिलेटेड था, ये था गुण क्या हो गए और गुणों में परिवर्तन क्या हुआ। अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। इंग्लिश के नाम से आप इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक बर्फ का टुकड़ा लिया, वो पिघलकर पानी में बदल गया और इसी जल को वापस ठंडा कर कर हमने बर्फ में बदल दिया। यानी एक अवस्था ठोस से हमने उसको द्रव में बदला और द्रव से वापस ठोस में बदल पा रहे हैं। ऐसा परिवर्तन हम कह सकते हैं ये भौतिक परिवर्तन में ही पॉसिबल है। सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन देखिए सामान्यतः भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, इस बात को रट के मत बैठ जाना कि हमेशा उत्क्रमणीय होते हैं। सामान्यतः होते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जो है तो भौतिक के, लेकिन उसमें उत्क्रमणीयता आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आपके एग्जाम में अगर सीधा सा प्रश्न आए कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं तो आप उसे सत्य ही मानेंगे। तो सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल होते हैं। अर्थात जो परिवर्तन का कारण है उसको हटा लिया जाए। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, बर्फ को हमने किस में बदला, या पानी था उसको हमने बर्फ में बदला। बदलने के लिए हमने उसको टेम्परेचर क्या किया? ताप में परिवर्तन किया। ताप भौतिक गुण था। ताप में बदलाव जब हमने इसका किया तो ताप को जब कम किया तो इसका बर्फ बन गई। और ताप वाले कारक को अगर अलग कर दिया जाए तो वापस, यानी उसी टेम्परेचर को वापस अलग कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए, तो वापस ये किस में बदल गया? जल। यानी जो परिवर्तन का कारण था, ये एनसीईआरटी की लाइन है, परिवर्तन के कारणों को हटा लेने पर वापस वही अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो ये तीन बातें आपको समझ में आई होगी। पहले भौतिक गुणों के बारे में, फिर भौतिक गुण बदलने चाहिए सिर्फ, और तीसरा ये रिवर्सेबल होता है, ये पहचान है इसकी, सामान्यतः रिवर्सेबल होता है। दूसरी बात, अगर देखिए मैं आपसे कहूं बर्फ से कभी पानी बन रही है, पानी से कभी वापस बर्फ बन रही है, तो क्या एक फिक्स चीज बन के रह गई है क्या? ये सब पॉसिबल है क्या? बर्फ से एक बार पानी बना दिया तो वो हमेशा पानी ही रहेगा, वापस बर्फ में नहीं बदल सकता। आपने अभी तो कहा ये इधर भी चल सकता है, ये उत्क्रमणीयता का निशान होता है, याद रखना हमेशा अभिक्रिया में। सिर्फ ये जो तीर का निशान होता है ये सामान्यतः हम यूज करते हैं अनउत्क्रमणीय, इरिवर्सेबल के लिए, और ये निशान है उत्क्रमणीयता का, यानी बर्फ से पानी भी बदल सकता है और पानी से बर्फ भी। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं बनी है, एक अस्थायी उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है। तो याद रखना, भौतिक परिवर्तन में हमेशा कैसा प्रोडक्ट बनता है? अस्थायी उत्पाद बनता है, वो स्थायी नहीं होता, उसे वापस बदला जा सकता है पहली वाली चीज में। तो ये अस्थायी वर्ड को हाईलाइट किया गया है, उत्क्रमणीय को हाईलाइट किया गया है, और इसको भी हाईलाइट कर सकते हो, केवल भौतिक परिवर्तन बदलते हैं। आगे देखिए, समय लगेगा, देखिए टॉपिक का वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन इस एक वीडियो से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इस एक वीडियो के बाद ना कोई नोट्स पढ़ना, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत, बस जितने ज्यादा एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उनको सोल्व कीजिए, आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी अवस्थाएं आपस में बदलने वाला जो सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम के माध्यम से चीज को समझाया। जैसे अभी मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए ये एक बर्फ है, सॉलिड है, ठोस है। यहाँ पर एक नाम लिखा ठोस। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस। इसके डायग्राम को भी अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो यहाँ सारी बातें हैं अपने आप में। ठोस के कण बिल्कुल पास पास है, द्रव्य के थोड़े दूर है, गैसों के तो कण दूर दूर होते हैं। ठोस का जब हम क्या करते हैं, मेल्ट, मेल्ट यानी पिघलना,
मेल्टिंग जब होगी ठोस तो पिघल कर वो बनेगा पानी, और फिर पानी है उसको इवेपोरेशन यानी उसका वाष्प जो बनेगी तो वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ठोस से द्रव और द्रव से गैस का बनना। ये अंतर रूपांतरण है। अंतर रूपांतरण मतलब वापस अब देखिए, गैस को जब ठंडा किया जाएगा तो वो संघनित होकर, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ये कुछ नाम है, यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं एग्जाम में ये नाम आते हैं कि बताइए, मेल्टिंग यानी जो पिघलना होता है, पिघलना, बर्फ का पिघलना हो या किसी भी चीज का पिघलना हो, जैसे मोम का पिघलना या बर्फ का पिघलना, ये पिघलना किस टेम्परेचर के कारण पिघल अगर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन है। इवोपरेशन यानी वाष्प, जो भी वाष्प बन रही इसकी, तो वाष्प का नाम आएगा। तो ये जो नाम आएगा ये भी टेम्परेचर के कारण हो रहा है एक प्रकार से, यानी ताप में परिवर्तन के कारण अवस्थाएं बदल रही है। और अवस्था के जितने भी परिवर्तन वाले नाम है, पिघलना हो, वाष्प का बनना हो, यहाँ पर सारे नाम मैंने लिख रखे हैं, देखिए जमना, यानी उसको फ्रीज कर रहे हैं हम, फ्रीजिंग, जमना हो चाहे फ्रीजिंग, संगलन, गलने का मतलब भी पिघलना ही है। इसको मेल्टिंग को हम पिघलना भी बोल सकते हैं या फिर संगलन भी बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम में आ सकता है, अपनी एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया गया है। इंग्लिश के वर्डों को देखोगे तो काफी इजी रहेगा। वाष्पीकरण यानी जो वाष्प बन रही है, इवोपरेशन जो उसका हो रहा है, उसको भी हम उसका भौतिक परिवर्तन ही कहेंगे। संगलन सबसे इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये नाम बहुत कम ही सुना हुआ होता है, और इसी नाम को इंग्लिश में भी देख लेना, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बीईसी, पांचवी अवस्था पदार्थ की, उसमें एक वर्ड आता है कंडेंसेशन, संघनित अवस्था। बोस और आइंस्टीन ने मिलकर खोजी थी, तो उसी प्रकार से एक नाम है संघनन। संघनन का एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ये देखिए, एग्जांपल वैसे भी आ सकते हैं, जैसे बारिश की बूंदों का बनना। बारिश की बूंदें कैसे बनती है, सबसे पहले समुद्र का पानी है, गर्म होकर वाष्प बन के ऊपर उठता है, फिर ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, आपको पता है ऊपर का टेम्परेचर कम है, ऊपर जाएगी वो वाष्प, ठंडी होगी, और वाष्प को वापस ठंडा करेंगे तो ठंडा होकर वो किस में बदलेगी, द्रव है, यानी बारिश की बूंदें बनेंगी। तो ये बारिश की जो बूंदें बनती है उस वाष्प से, ये एक एग्जाम्पल है संघनन का। और पानी जो वाष्प बन के उठ रहा है वो वाष्पन का उदाहरण था। बारिश की बूंदें जो बन रही थी वो संघनन का उदाहरण था, संघनित हो रही थी। और आगे देखिए, संघनन के बाद एक अवस्था आती है जिसे वापस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक सबसे ऊर्ध्वपातन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन ये है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ये देखो क्या होता है, सब्लिमेशन नाम यहाँ पर दिया गया है। ऊर्ध्वपातन का अर्थ आप सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आपने कभी कपूर की गोली को जलाया हो, ठीक है? कपूर की गोली आती है, उसको जलाओगे तो उसका देखिए, जलाने पर ये ठोस अवस्था में थी, पहले इसका द्रव्य बनना चाहिए था, फिर इसकी गैस बननी चाहिए थी। लेकिन कपूर की गोली जब आप जलाओगे तो वो सिर्फ सीधी की सीधी ही गैस में बदल जाएगी, यानी ये अवस्था ही नहीं आएगी बीच में। तो ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें ठोस सीधा का सीधा गैस में बदल जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और कुछ पदार्थ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है कपूर की गोली, ठीक है, कपूर, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ठीक है, और इसके अलावा नौसादार, नौसादर, या इसे अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड नौसादार को ही कहते हैं। इसके अलावा ठोस CO2, ठोस CO2, इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडीन, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि एक बात और याद रखना, नमक ऊर्ध्वपातज नहीं होता। नमक और आयोडीन दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि आपने नाम सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक, देश का नमक, टाटा नमक, ये सारी चीजें इसलिए सुनते हैं, नमक का सूत्र तो NaCl होता है, इसमें कहाँ आयोडीन आ गया। आयोडीन अलग चीज है, नमक अलग चीज है। हाँ, सिर्फ आयोडीन एक ऊर्ध्वपातज जरूर है और नमक ऊर्ध्वपातज नहीं है। एग्जाम में एग्जामिनर जानबूझ के डालता है नमक का भी ऑप्शन और आयोडीन का भी। तो ये कुछ एग्जांपल है, कपूर, नेफ्थलीन, नौसादार, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ठोस CO2 है, आयोडीन है। ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर ये सीधे गैस में बदलते हैं, द्रव अवस्था में नहीं बदलते। तो ये सारे के सारे आपको प्रश्न आ जाए कि आयोडीन को गर्म करने पर गैस में बदलना कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए सब के सब भौतिक परिवर्तन के ही थे। अब आप कहोगे सब कुछ भौतिक में है तो रासायनिक में बचा क्या? अभी रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ आएगा। देखिए, एक और नाम आया यहाँ पर, निक्षेपण। निक्षेपण का अर्थ होता है, जैसे कई बार आप कोई चीज को साफ करने के बाद पानी में नीचे थोड़ा बहुत उसके मतलब नीचे एक प्रकार से गंदगी सी रह गई, जो नीचे बचा हुआ, जैसे मान लो पानी में छानने के बाद भी अगर नीचे कुछ बचा हुआ जो पार्ट रह जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, और डिटेल में हम बड़ी क्लासों में इस पर चर्चा करते हैं। आपके लिए सामान्य जानकारी काफी है इतनी।
ये सारे आ गए। पहला एक पॉइंट आ गया अंतर रूपांतरण। हमने अब तक क्या जाना? भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें केवल भौतिक गुण बदले। भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते। ये सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। ये जितने भी अवस्थाओं में परिवर्तन वाला सिस्टम है, चाहे पिघलना हो, जमना हो, संघनन हो, इसके अलावा वाष्पन हो, ऊर्ध्वपातन हो या निक्षेपण हो, या इसके अलावा हमने नाम लिया एक और यहाँ पर संगलन यानी जमना हो। ये सारे के सारे उदाहरण भौतिक परिवर्तन के हैं। अब हम कुछ यूनिक वर्ड्स का यूज करेंगे जो जहां भी आपको मिल जाए वो सामान्यतः आपको भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण देखने को देंगे। एग्जाम्पल, विलियन, सॉल्यूशन। विलियन जितने भी होते हैं वो सामान्यतः भौतिक परिवर्तन के कारण है। कैसे? एग्जाम्पल, आपने पानी का एक गिलास लिया। विलियन होते क्या है? पहले तो देखो ये बात बता देता हूं। विलियन जो होता है, सॉल्यूशन होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है विलियन। इसमें एक नाम होता है विलायक, विलायक, और एक होता है विलय। अब आपको देखो नाम बड़ा कौन है? ये नाम बड़ा है तो जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक है, और जो चीज उसमें मिलाई जा रही है वो उसका विलय है, उसके अंदर जो मिले। विलय प्लस विलायक को हम कहते हैं विलियन। एग्जाम्पल से समझो, हमने गिलास लिया, उसमें पानी डाल दिया, उसमें कुछ मात्रा में हमने नमक डाल दिया, चीनी डाल दी। अब आप एक बात, तो चीनी ज्यादा है या पानी ज्यादा है? आप कहोगे पानी में हम चीनी डाल रहे हैं, तो पानी तो ज्यादा मात्रा वाली चीज हो गई, बड़ा नाम विलायक, और जो चीनी डाल रहे हैं वो हो गया विलय। तो विलय प्लस विलायक मिलकर जो अब नया जो शरबत सा बना है, जो जूस बना है एक प्रकार से, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विलियन। उस विलियन दो चीजों से मिलकर बना, जिसे हमने क्या नाम दिया? एक विलियन नाम दे दिया। अब देखो, पानी में आप चाहे नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ, अगर घुल कर जो चीज बन गई उसे हम कहते हैं विलियन। पानी में अब आप कहोगे सर मिट्टी है वो मिलती तो नहीं है। देखिए विलियन के अलावा चाहे कोलाइड हो, निलंबन हो, ये भी सारे भौतिक परिवर्तन में आते हैं, जो हम तत्व वाले टॉपिक में अलग से चर्चा करेंगे। जैसे पानी में आपने मिट्टी मिला दी तो कोई सूत्र नहीं बदला। पानी में आप जो चीज मिला रहे हो उससे जल के सूत्र पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ा है। तो हम कह रहे हैं कि सूत्र नहीं बदलता तब तक वो भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं जितने भी विलियन होते हैं वो सामान्यतः कैसे एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर विलियन नाम जब भी आ जाए, किसी भी चीज में कोई चीज मिला दी जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? कि वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, पिघलना, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ड है पिघलना, मेल्ट होना। अभी जैसे बर्फ का पिघलना हमने पढ़ा था। बर्फ के अलावा अगर आपको नाम मिल जाए, बर्फ पिघलना तो हमने पढ़ ही लिया। घी का पिघलना, देखिए पिघलेगी कब कोई चीज? टेम्परेचर के कारण होगा, और ताप एक भौतिक गुणों में आता है। और सिर्फ ताप के कारण कोई चीज पिघल रही है तो हम कहेंगे कि इसमें भौतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे सोने का पिघलना, सोने को पिघलाया जाता है उसको एक निश्चित आकार आकृति यानी एक विशेष प्रकार के आभूषण बनाने वगैरह के लिए, तो सोने का पिघलना हो। या एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट, मोम का पिघलना। इसको स्टार लगा लेना, इसलिए मोम का जलना भौतिक रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। एलडीसी 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि मोम का जलना कैसा उदाहरण है? जलना, ये स्पेशली एनसीईआरटी में भी दे रखा है, हमने अपनी बुक में लास्ट में ऐड भी कर रखा है स्पेशली। सिर्फ पिघलना वर्ड मिले तो भौतिक परिवर्तन करना। मोम का जलना, जैसे कोई मोमबत्ती लिया आपने, मोम में देखो होता क्या है, एक बीच में लो होती है जो जलती है, पूरा मोमबत्ती थोड़ी जलती है। मोमबत्ती तो हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक मोमबत्ती, उसके अंदर एक लो होती है, जब इसको जलाया जाता है तो इसमें सिर्फ आग लग रही है। इसमें ये बत्ती जब जब जलती जाएगी तो ये टेम्परेचर के कारण ये चीजें पिघल कर यहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी, इस प्रकार से ऐसे। अब इस मोम को वापस इकट्ठा कर कर एक बत्ती, उसके अंदर वापस वो बत्ती लगाकर इसको वापस मोमबत्ती बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो पिघल रही थी वो एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन था, लेकिन जो ये जल गई बत्ती वाला, ये सिर्फ ये स्थायी परिवर्तन है, उस बत्ती को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए दोनों चीजें साथ में देखने को मिल रही है। तो मोमबत्ती का जलना, सिर्फ ये जलेगी तो अकेली तो जलेगी नहीं, साथ में ये भी पिघलेगा। तो जलना भौतिक और रासायनिक दोनों होंगे, सिर्फ भौतिक और सिर्फ रासायनिक नहीं कहोगे। जलते समय भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं, याद रखना, मोमबत्ती। लेकिन पिघलना सिर्फ और सिर्फ कैसा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, काटना। ये सारी फिजिकल चेंजेस कर रहे हैं हम, देखो आप खुद। काटना, अब काटने में कोई चीज, जैसे मान लो मैं आपको कहूं सोडियम को काट दिया चाकू से, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ऐसी धातुएं होती है जो हम धातु वाले में पढ़ेंगे भी, कि उसको चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट होती है। नॉर्मली धातुएं कठोर होती है, लोहा देख लो, सोना देख लो, ये चीजें सामान्य तो चाकू से नहीं काट सकते मैंने। तो इसलिए कोई भी चीज काटना हो, जैसे एग्जाम्पल लकड़ी या पेड़ को काटना। अब ये काफी विवादित मामला है, देखिए इसके अंदर प्रश्न आते हैं, हालांकि ये प्रश्न शायद एक एग्जाम में शायद अभी पूछा गया था, जूनियर अकाउंटेंट या एलडीसी में पूछा गया है। उसमें इसे भौतिक परिवर्तन में ही माना गया है, इसे भौतिक ही माने।
सिर्फ काटना ही दिया गया है, काटने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुए, वो सजीव था, निर्जीव था, ये सारे अलग मामले हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन एज़ इट इज़ दी गई है, लकड़ी या पेड़ को काटना भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक ही मानो, चाहे कोई रासायनिक बताए, कुछ भी बताए। आगे देखो, पत्थर को काटना, अब पत्थर था, एक टुकड़ा था, उसको बीच में काट दिया। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव, स्पेशली रासायनिक बदलाव नहीं देखने को मिला। सलाद को काटना, या फिर हम कह सकते हैं सेव काटना। अब ये एग्जाम्पल लिखने पर मेरे पास कई बुक में से भी कई आए बच्चों के मैसेज कि सर सेव काटना हमने तो रासायनिक पढ़ा है, क्योंकि सेव को काटेंगे वो भूरा रंग का हो जाएगा, क्योंकि उसमें लोहा होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो उसमें एक प्रकार से जैसे जंग लगता है भूरे रंग का, वैसा सेव भूरा हो जाता है। तो आपने काटना इसमें रासायनिक में क्यों नहीं लिखा? देखिए, कटे हुए सेव का भूरा हो जाना और सिर्फ सेव को काटना दो अलग एग्जाम्पल है। मैंने सिर्फ सेव को काटा है, मैंने ये लाइन नहीं लिखी कि सेव को काटने पर उसका रंग भूरा किस कारण से हो रहा है। भूरा रंग होना एक परिवर्तन है रासायनिक, लेकिन सिर्फ सेव को काटना एक भौतिक परिवर्तन है। तो दो अलग-अलग बातें हैं, एक सेव लिया, वही बात है पेड़ वाली। पेड़ को काटने पर उसकी ग्रोथ रुक गई है, एक अलग मामला मामला है। लेकिन सिर्फ पेड़ को आप काट रहे हैं, उसकी लकड़ी को काट रहे हैं, तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार से सेव था, एक सेव लिया आपने, एप्पल को लिया, उसमें से बीच में से काट दिया। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि सेव को काट दो तो सेव ही प्राप्त होगा, कोई उससे अमरूद थोड़ी बन जाएगा। तो जो चीज़ थी वही रही, कुछ बदलाव नहीं हुआ। सिर्फ सेव कट कर 2 पीस हो गए। लेकिन कटने के बाद मैं आगे एक लाइन और ऐड करता हूँ। कटे हुए सेव का भूरा हो जाना, ये शायद एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है। कटे हुए सेव का भूरा हो जाना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो मेरे हिसाब से अब तक सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही होगी। नेक्स्ट देखिए, पीटना। किसी चीज़ को पीट रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा, सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है। आघात यानी चोट पहुँचाना, वर्धनीय मतलब फैलना, वृद्धि कर रहा है, फैल रहा है, चादर की तरह फैल गया। एक सोना लिया, सोने का टुकड़ा लिया, उसको पीट-पीट कर चादर सा बना दिया हमने। इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, सोने में सबसे अधिक होती है। और एक होती है तन्यता, खींचकर तार सा बनाता है, ये भी सबसे अधिक सोने में होती है। शायद 2 शायद 2-3 ग्राम सोने से आप लगभग शायद कितना किलोमीटर दे रखा है, 2 किलोमीटर शायद दे रखा है, इतना लंबा तार बना सकते हो एनसीईआरटी में। अब आप देखो, इसको पीट-पीट कर आपने इसका आकार चेंज कर दिया, साइज़ शेप चेंज कर दी, और साइज़ शेप तो भौतिक गुण होते हैं। सिर्फ साइज़ शेप चेंज कर रहे हो पीट-पीट कर, तो वो एक भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक नहीं होगा। लोहे या एल्यूमीनियम को पीट-पीट कर उसकी पतले पत्थर बना लिए, चादर सी बना दी, चाहे सोना हो, लोहा हो, एल्यूमीनियम। हमारे घरों के अंदर आप देखते हैं कि चाहे दरवाजे बनाए जाते हैं या विशेष प्रकार के जो भी विशेष प्रकार की आकृतियाँ दी जाती है, चाहे लोहे की हो, एल्यूमीनियम की हो, ये सारी, या आभूषणों के अंदर सोने को डिज़ाइन दे रहे हैं, तो पीट-पीट कर उसको या फिर पिघला कर उसको एक साइज़ शेप में बदलना, ठीक है? तो वो आपने सनी देओल का डायलॉग भी सुना होगा, लोहे का हाथ है, ठीक है? पिघला कर, ऐसा कुछ डायलॉग है, वो मुझे तो याद नहीं हो रहा, कातिया वाला एक। तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताने की कोशिश की है सनी देओल ने। नेक्स्ट है फाड़ना। अब देखिए, फाड़ना मतलब टियर करना यानी फाड़ना किसी चीज़ को। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, ये तो वैसे काफ़ी मैं सालों का प्रयास है, इसको फाड़ कर तो नहीं दिखाऊँगा, लेकिन एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे इसमें जो भी पेज है, अगर मैं इस पेज को फाड़ दूँगा तो कोई ये 1000-2000 का नोट तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि कागज़ था वो कागज़ ही रहेगा। फाड़ने के बाद वही अस्थायी परिवर्तन है। अब आप एक बात और कहोगे कि सर इसमें स्थायी-अस्थायी वाला मामला भी साथ में जोड़े क्या? ये सब इंडिविजुअल अलग-अलग पॉइंट हैं। इनको सेंस यानी अपने कॉमन सेंस के आधार पर समझने की कोशिश करें। हर एक जगह आप एक फिक्स माइंडसेट लेकर चलोगे कि क्या इसमें वापस वो चीज़ बन रही है क्या? क्या ये फिक्स उत्पाद बन रहा है क्या? तो ये सारी चीज़ें ना लेकर चलें, आपको हर एक चीज़ को इंडिविजुअली समझने की कोशिश करें, इसका सेंस क्या निकल रहा है। कागज़ को फाड़ना, नोट को फाड़ना हो, तो ये चीज़ें फाड़ने के बाद भी वही चीज़ रह रही है, तो फाड़ना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा। ये सारे के सारे उदाहरण सिर्फ भौतिक के चल रहे हैं, रासायनिक के आएँगे। टूटना, जैसे काँच का टूटना। अब ये मत कहना सर दिल का टूटना कैसा है? तो ये सारे, वैसे दिल कोई टूटता ही नहीं है, टूटने के बाद आप वैसे भी ज़िंदा नहीं रहोगे। तो काँच का या शीशे का टूटना हम कैसा परिवर्तन कहेंगे? ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अब आप कहोगे सर शीशा टूट गया, उसको वापस कैसे जोड़ें? तो देखिए, स्थायी अस्थायी जुड़ना, वापस उसी अवस्था में लाना, हर जगह वो चीज़ें, हालाँकि शीशा जुड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, गरम करना। सिर्फ टेम्परेचर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा पानी को गरम करना कैसा परिवर्तन है? तो पानी को गरम करने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बहुत ज़्यादा गरम कर भी दिया पानी को, तो भाप बनकर भी पानी ही रहेगा। पहले भी पानी था, अभी भी पानी है, तो गरम करने पर भी भौतिक परिवर्तन ही होता है, रासायनिक नहीं होता। अब एक चीज़ और, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको स्पेशली ध्यान रखना, रंग में बदलाव। रटना मत इस बात को कि जहाँ भी रंग बदलते हुए दिख जाए, उसको भौतिक कर दो या रासायनिक कर दो, ऐसा नहीं है। रंग बदलने का कारण देखो, अगर गरम करने से ब्लेड गरम करने पर लाल हो जाती है,
एक ब्लेड लीजिए या लोहे की कोई भी एक कील वगैरह लीजिए, लगातार उसको गर्म करते रहेंगे, उसका रंग बदलकर भूरे से लाल हो जाएगा। वो लाल किसके कारण हुआ? वो टेम्परेचर के कारण हुआ है। तो ताप में बदलाव या गर्म करने के कारण उसका रंग बदल रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, ना कि रासायनिक। लेकिन यही परिवर्तन अगर रंग में बदलाव तो हो रहा था, लेकिन साथ-साथ सूत्र भी बदल जाए, जो आगे मैं आपको समझाऊँगा कि किसी जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने कोई कील वगैरह डाली, उसका रंग बदल गया, तो ये सारी चीज़ें अलग है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्म करने से रंग बदल रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट, दाबना या पीसना। अब यह देखिए यहाँ मैं वो बात जो आपको बता रहा था ना वापस बदलने वाला, गेहूँ के दाने को पीस-पीस कर हमने उसको छोटे-छोटे आकार में यानी आटा बना लिया। अब आप कहोगे आटे से वापस गेहूँ बनाकर दिखाओ, आप तो कह रहे थे उत्क्रमणी है। लेकिन एक बात बताओ, गेहूँ जो था उसी को पीस कर हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। आपने कोई एक पत्थर लिया, उसको पीस कर एक प्रकार से उसका चूना-सा बना दिया एक प्रकार से। है तो वो भी उसी के अंदर वही भी, यानी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गेहूँ के दाने जो थे उसको पीस कर आपने अगर आटा बना दिया, तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा, रासायनिक में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। उसमें कोई केमिकल सूत्र नहीं बदला, जो मिक्सचर था उसका, वो वही का वही, उसका जो कंपोनेंट थे वो वही के वही रहे, बदले नहीं। लोहे का चुंबक बनना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, थोड़ा-सा अलग ज़रूर लगेगा। लोहे का चुंबक में बदलना। तो इसमें देखिए जो लोहा होता है, लोहे से जब आपने कभी चुंबक वगैरह को पास में आपने देखा होगा, चुंबक के पास जब लोहा लेते हैं तो उस लोहे में भी चुंबक वाले गुण आ जाते हैं। तो उसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं, लोहा वही आयरन ही है उसी के अंदर भी। तो उसमें कोई सूत्र में बदलाव नहीं हुआ है। तो याद रखना, लोहे से जो चुंबक वगैरह बनाई जाती है वो भी भौतिक में ही आएगा, रासायनिक में नहीं। इसके अलावा जो मैं पहले भी आपको ऊर्ध्वपातन वाला समझा चुका हूँ, वो एग्जाम्पल यहाँ पर है। नौसादार, जिसे अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, NH4Cl, कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ, ब्रैकेट में चाहे तो ठोस CO2 लिख लेना। और ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अन्य किसी चैप्टर में सेम चीज़ आ चुकी है, जहाँ सूत्रों की बात कर चुके हैं, वहाँ लिख रखा है। आदि का ऊर्ध्वपातन, ये वर्ड है ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस का सीधा गैस में बदलने वाले उदाहरण जो थे वो यहाँ पर है। आपको एग्ज़ाम में आ जाए, नौसादार को गर्म करने पर गैस में बदलना। अब आप इसको समझोगे कि क्या, या आपको एग्ज़ाम में दे दिया, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो सीधा गैस में बदल जाता है। तो अब आप सोचोगे कि एक सूत्र दे रखा है, शायद गैस बदला तो कुछ चीज़ बदली होगी, नहीं। वो अमोनियम क्लोराइड ही है गैस बदलने के बाद भी। इसलिए ऊर्ध्वपातन के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे किस में आएँगे? भौतिक परिवर्तन में आएँगे। आगे देखिए, बल्ब का जलना। अब देखिए ये वर्ड है जलना। इस जलने को आप फायर मत समझ लेना, ठीक है ना? पुष्पा नहीं है ये, कोई फायर नहीं है ये, ठीक है? वाइल्ड फायर वो नहीं है। तो याद रखना, बल्ब का जलना जो है, जलना हम एक प्रकार से प्रकाशित होने को अपनी भाषा में नॉर्मली अपनी वर्ड अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कह देते हैं बल्ब जल रहा है। जलने का अर्थ वो कोई आग लगने वाला जलना नहीं है, यहाँ पे प्रकाशित होने से उसका अर्थ है। क्योंकि नॉर्मल जो जलना हम जिसे दहन कहते हैं, ठीक है ना? दहन, जहाँ दहन होगा वहाँ कहीं न कहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। जैसे कोयले का जलना, कोयला कार्बन का बना होता है, जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, एक नई चीज़ बनेगी CO2, इस बात का अर्थ समझना आप। कोयला ठोस था और जो गैस बनी वो, यानी जो CO2 बनी वो गैस है, अवस्था बदल रही है। आप कहोगे सर अवस्था बदलना तो भौतिक है। अवस्था के साथ-साथ उसके देखिए सूत्र भी बदल रहा है। सिर्फ अवस्था पर मत जाना, सूत्र जहाँ भी बदल जाए तो भौतिक को भूल ही जाना, सीधा रासायनिक कर देना। तो कोयले का जलना अलग चीज़ है और बल्ब का जलना अलग चीज़ है, क्योंकि ये दहन है रियल में और ये प्रकाशित होना है। नेक्स्ट देखिए, हर बात को एक छोटे बच्चे की तरह बेसिक से समझ कर चलोगे तो कथनों वाले जो एग्जाम में आजकल देखिए फैक्ट वाले पर्सन सीधे कम आते हैं, कि सीधा-सीधा बता दो भौतिक परिवर्तन है, तो एक परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और पूछेगा निम्न में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन है, कौन-सा रासायनिक है। और 4 ऑप्शन इतने नज़दीकी होंगे कि आपको देखकर कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक बात को जितने भी पॉइंट बताए उनको समझा है, वो कथनों को देखकर आसानी से पहचान लेंगे कि कौन-सा भौतिक है और कौन-सा रासायनिक है। आप केवल भौतिक को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो बचे हुए सारे रासायनिक अपने आप याद हो जाएँगे। नेक्स्ट देखना, क्रिस्टलीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ एक वर्ड है क्रिस्टल। क्रिस्टल आपने नाम सुनेंगे, चमचमाती हुई चीज, या आपने कभी फिटकरी वगैरह को पानी में डालना, छोटे छोटे मतलब आपको ऐसे छोटे छोटे कंकर से दिखाई देंगे जो प्रकाश में उसमें चमक सी दिखाई देगी। यानी पानी की जो एक्स्ट्रा बूंदे होती है जिसे क्रिस्टलीय जल भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको बताऊं आगे, किसी भी पदार्थ में, जैसे फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसके साथ साथ जो साथ में हम 24H2O लगाते हैं, ये क्रिस्टलीय जल है साथ में।
क्रिस्टलीय जल। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने लिखा Fe2 या फिर O या लोहे पर जब जंग लगता है Fe2O3 वगैरह, तो उसके साथ-साथ 2H2O यानी जो जल की एक्स्ट्रा पॉइंट लगाकर जो एक्स्ट्रा जल का लिखते हैं, उसे क्रिस्टलीय जल कहते हैं, एक्स्ट्रा पानी की बूँद। इसी प्रकार से पानी वगैरह में हम आप चीज़ों को डालते हैं, जैसे पदार्थ के विलयन में उसके शुद्ध या बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, यानी प्रकाश में चमक सी दिखाई देती है ऐसे विलीनों के अंदर, तो क्रिस्टलीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बना, क्रिस्टल वो उसी चीज़ के थे जिस चीज़ का वो बना हुआ था, तो नया कोई प्रोडक्ट नहीं था जिससे वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश या चमक उत्पन्न हो रही है। तो क्रिस्टलीकरण एक सीधा-सीधा वर्ड है जिसको याद रखना, ये वर्ड मिल जाए क्रिस्टल बनने वाला, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा, रासायनिक का नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे भौतिक परिवर्तन के जितने भी एनसीईआरटी, आरबीएसई और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आया हुआ मैटर था, वो सारा करवा दिया। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसी लाइन बची होगी भौतिक परिवर्तन में, जो आप नया कुछ देखने को मिलेगा। जो पॉइंट मैंने स्पेशली आपको अलग-अलग मेंशन कर कर के समझाए हैं, इन वर्डों को ध्यान में रखना और साथ में कॉमन सेंस लगाना इन वर्डों के साथ। ये नहीं है कि सिर्फ रट लिया, रंग में बदल जाए जहाँ भी, क्योंकि सर ने कहा था रंग तो एक भौतिक गुण है। रंग बदलेगा, लेकिन साथ-साथ उसका सूत्र भी बदल जाए। एक वर्ड को पकड़ना, देखिए अब एक लाइन मैं बताऊँगा यहाँ पर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक परिवर्तन। जब मैंने शुरुआत में देखिए यहाँ पर एक बात कही थी, रासायनिक परिवर्तन को अंदर रासायनिक गुण बदलेंगे और रासायनिक गुणों से आप क्या समझ सकते हैं, फिलहाल सिर्फ सूत्र समझ सकते हैं। ये एक वर्ड आपके लिए काफ़ी होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल, ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों के साथ-साथ उसका यानी कह सकते हैं संगठन में परिवर्तन हो जाए। संगठन, संगठन नहीं है, संगठन है थोड़ा-सा। टाइपिंग में कई बार देखिए, वैसे तो टाइप मैंने खुद नहीं किया, लेकिन कई बार देखिए मेरी भी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है। पिछले 1 डेढ़ सालों में थोड़ा बहुत ठीक-ठाक मैं कर पाया हूँ। इस पूरी बुक को लिखा खुद से टाइप करके, ताकि टाइपिंग साइंस के अंदर जो सूत्र वगैरह में टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है, वो दूर कर सकूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, फिर भी मैंने गूगल वगैरह से जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाया, इन चीज़ों को शुद्ध कर कर एआई का यूज़ कर कर पूरी कोशिश की है कि कम से कम बुक में गलतियाँ रहे। लेकिन फिर भी कोई गलती रहती है तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर कर टेलीग्राम पर जो भी छोटा-मोटा चाहे टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, मैं शेयर कर रहा हूँ करेक्शन वाले। इस चीज़ को कई स्टूडेंट ऐसे भी ना लें कि सर आपकी बुक में तो इतनी सारी गलतियाँ हैं। कुछ टीचर होते हैं वो अपनी गलतियों को सुधार करके आप तक सही कंटेंट, अब देखिए हर बुक में गलतियाँ ज़रूर होती है। कोई भी ऐसी बुक मिलेगी ही नहीं आपको, शायद ही कोई ऐसी बुक होगी जिसमें आपको गलती ना मिले। अगर किसी बुक में गलती है, कुछ टीचर होते हैं कि इग्नोर करते हैं कि चलो मैं खुद बता दूँगा तो बच्चों को लगेगा इतनी सारी गलती है, इस बुक को क्यों ले? और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो मैं मानता हूँ कि सही में अगर एक सही शिक्षक है तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर कर बच्चों को बताए कि मेरी से गलती हो गई है टाइपिंग में, ताकि बच्चा उस चीज़ को गलत ना ले ले। अब ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पर कोई सूत्र वगैरह जैसे एग्ज़ाम्पल मैं कुछ बताऊँगा, इसी के अंदर कोई सूत्र गलत लिख दिया। इश जैसे मान लो कुछ आगे नाम आएगा इसी प्रकार का, जैसे तो सूत्र में अगर मैंने कोई गलती लिख दी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को टेलीग्राम या किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ कि मेरी बुक में इसको करेक्ट कर लेना। बाय चांस वही पर्सन आ गया पेपर के अंदर और मैंने करेक्ट नहीं करवाया, तो बच्चा तो हमेशा ये कहेगा कि उस 1% के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि 1-1% टीचर पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मैं मानकर जब 1.5 सालों में मैं कंटेंट तैयार कर रहा था, हर एक लाइन को लिखते समय मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि अगर इस एक लाइन के कारण किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, भले ही 370 की पेज की बुक के अंदर हज़ारों फैक्ट्स हैं और इस हज़ारों फैक्ट्स के अंदर कहीं भी अगर कोई एक भी गलती रही और उस एक गलती के कारण किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सारे के सारे एक पेपर में 30% आते हैं, किसी बच्चे ने 29% सही भी कर दिए, तो उस 1% के कारण वो हमेशा मुझे याद करेगा, उस 29% को हो सकता है वो भूल जाए। क्योंकि किसी के गुण एहसान हो या किसी का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया। बहुत सारे टीचरों ने अच्छा काम कर रखा है ऑलरेडी साइंस के ऊपर। मैंने तो बिस ज़ीरो ज़ीरो लेवल से रॉ मटेरियल जो एनसीईआरटी, आरबीसी का था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। मैंने अपने लेवल पर कोशिश की कि मार्केट में जो कमी रह रही है विज्ञान का, जो वास्तविक सार है एनसीईआरटी, आरबीसी का, वो देने की कोशिश करूँ। यही प्यार और सपोर्ट आपके कारण ही पॉसिबल हो पाया है कि सिर्फ ऑनलाइन 4000 किताबें सिर्फ 3 वीक के अंदर निकल चुकी है। नया ऑर्डर हमने दे दिया है, 100 150 किताबें सिर्फ बची है, आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत कम ही किताबें हैं और ऑफलाइन भी इस बार कोशिश करेंगे जल्दी निकाल दें बुक को। तो चूरू मतलब अपने मैं तो स्पेशली चूरू से पोस्ट लगाता हूँ। 1 वीक के अंदर आप तक बुक पहुँच जाती है। फिर भी आप जल्दी लेना चाहें सेम रेट में, देखिए ऑफलाइन में मोस्टली आपको सेम ₹280 में मिलेगी किताबें। हो सकता है कई दूर इलाके हों वहाँ पर आपको 300 या उससे भी अधिक मिल जाए। आप चाहें तो ऑनलाइन भी घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, घर तक किताब पहुँच जाएगी, आपका किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जैसे चूरू अपने सॉरी जयपुर के अंदर चौड़ा रास्ता है, उसमें एसके बुक हाउस नाम से है। जोधपुर के अंदर अपना राजदीप बुक डिपो है। इसके अलावा कई अपने नज़दीकी जो भी बुक स्टोर है उस पर जाकर एक बार पता करें कि क्या ये ईजी साइंस वाली बुक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर उस बुक स्टोर वाले को दिखा देना कि ये बुक अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो हमें अवेलेबल करवाएँ, वो आपको बहुत जल्द ये बुक आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन में
रासायनिक गुण बदलेंगे, उसका संगठन में बदलाव होगा। संगठन का अर्थ यहाँ पर उसके सूत्र में, वो जिस चीज से मिलकर बना था अगर वही बदल गया तो वो उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं उसमें कहीं नया पदार्थ बन रहा है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था। क्यों? बर्फ से जब भी पानी बन रहा था वो नई चीज नहीं थी कोई, वो भी H2O था साइंस के अकॉर्डिंग तो, और वो भी H2 ही था। साइंस के अकॉर्डिंग नया पदार्थ का, हालांकि आपकी नजर में होगा कि पानी अलग ही चीज है, बर्फ अलग चीज है, लेकिन साइंस का नजरिया यही है कि उस बना हुआ किस चीज का अगर वो बदल जाए तो हम कहेंगे नया प्रोडक्ट बना है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखना, नया पदार्थ बनता है। अब आप कहोगे सर गेहूं से आटा बनता है तो नया पदार्थ बन गया, गेहूं कहाँ अलग है आटा अलग है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग वो बना हुआ एक ही चीज का है तो उसे वही प्रोडक्ट मानेंगे, नया प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। इसमें नया पदार्थ बनता है, उसका सूत्र या रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर पहले वाली चीज सामान्यता प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक एग्जाम्पल जब हम लेंगे कि जिसके अंदर सूत्र बदल रहा हो, हालांकि देखिए कुछ अनुत्क्रमणीय भी होते हैं, उत्क्रमणीय भी होते हैं। जैसे मैं कहूं N2+3H2, 3H2 ये बन गया 2NH3, अमोनिया बनाने की हेबर विधि है ये। अब इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं एक प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि कुछ ऐसे भी नाम आपको आगे देखने को मिलेंगे जिसमें वापस भी बदल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः याद रखना, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय मानकर ही चलना आप। अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सेबल, ये इर आई आर शब्द मिलेगा रिवर्सेबल के पहले आपको। इरिवर्सेबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय, जबकि वो था उत्क्रमणीय। यानी ये सिर्फ एक ही दिशा में चलते हैं, वापस विपरीत दिशा में इनको नहीं ला सकते, पहले वाला पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते, ये मानकर चलना रासायनिक परिवर्तन में। हालांकि सभी के लिए चीजें नहीं होती। अब एक ही चीज एक ही साइड में चल सकती है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब वो कोई ना कोई एक स्थायी एक फिक्स प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है हमें। ये पॉइंट याद रखना। अब तक क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? रासायनिक गुण बदलते हैं, उसका संगठन यानी सूत्र बदल जाता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, उत्क्रमणीय होते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक स्थायी प्रोडक्ट बनता है। ये स्थायी होते हैं, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, कारण को हटा लेने पर वापस पहले वाली चीज प्राप्त नहीं होती सामान्यतः। तो ये कुछ पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन के। चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इन चीजों को। वही मोम वापस ली हमने, मोम मदर नहीं है, ये वो मोम है पिघलने। अब देखिए मोम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो मैं कह सकता हूं जलाने पर यानी उसका दहन करने पर। जलाने का अर्थ साइंस के अकॉर्डिंग होता है बिना ऑक्सीजन के चीजों को जला नहीं सकते। चीजों को दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, याद रखना। यानी किसी भी चीज को आप साइंस में जब भी पढ़ोगे कि इस चीज को जला रहे हैं, इसका मतलब उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं। जैसे मोम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई। अब ये देखो एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में जल वाष्प बनेगी कुछ मात्रा में। एक नया पदार्थ देखिए, साथ ही साथ इसमें वैसे तो दोनों ही नए प्रोडक्ट ही है। ये वैसे कार्बनिक था, मोम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई, तो इसमें ऑक्सीजन और ये मोम वगैरह के अंदर जो चीजें हैं वो मिलकर, ईंधन वगैरह मिलकर CO2 और जल वाष्प बना लिया इसने, यानी कुछ नया प्रोडक्ट भी मिला। अब क्या आप CO2 से मोम बना सकते हो? मैं आपको कहूं कि एक कोई पॉलीथीन ले लो, मोमबत्ती को जब भी जलाओ उसके ऊपर एक मोमबत्ती के ऊपर एक पॉलीथीन ले लो, उस पॉलीथीन के अंदर जो भी CO2 इकट्ठा हुई उसको घर पर ले जाकर वापस मोम बना लो, तो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, अनुत्क्रमणीय है, नया प्रोडक्ट भी बन गया, सूत्र भी बदल गया, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये स्थायी पदार्थ प्राप्त हुआ है, इसको वापस नहीं बदल सकते। नेक्स्ट देखना, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं अपना चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, याद रखना। एक होता है सिर्फ चूना CaO, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझाने के लिए पानी सा डाल दिया, एक प्रकार से H2 सा टाइप की चीज आ गई मान लो, तो थोड़ी सी बातें याद रखना। क्योंकि चूने का पानी या फिर बुझा हुआ चूना जो होता है उसमें की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो उसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, दूध या पानी यानी कैल्शियम कार्बोनेट। यानी एग्जाम्पल आपको स्पेशली देखने को मिलता है, जैसे आप चूना यानी जो चूना पत्थर लेकर आते हो, सबसे पहले अपने घर पर लाकर उसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पानी में डालते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है इस चीजों से, इसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जिसमें उष्मा निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में। फिर उससे हमें ये बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया, चूने का पानी प्राप्त हो गया, जिसे हम क्या करते हैं सफेदी वगैरह करते हैं अपने घरों के अंदर। और सफेदी जब करते हैं तो वो आसपास यानी जो CO2 वगैरह गैस होती है उसके साथ जब क्रिया करती है तो उसके चमक आ जाती है उसके अंदर। हालांकि लंबे समय तक इस CO2 के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो चमक दूर भी हो जाती है,
वो किस कारण से होती है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे बाद में, आगे एक अलग टॉपिक में। तो दूध या पानी यानी नया जो प्रोडक्ट बन गया, ये शायद एग्ज़ाम में अभी शायद एक पूछा गया था किसी पेपर के अंदर कि चूने का पानी की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है, तो कैसा परिवर्तन है? तो आप एक नया प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखना, हमने स्टार्च या आलू लिया, आलू। आलू आप घर पे लीजिए। अब देखिए, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, स्पेशली स्टार्च है। स्टार्च की पहचान कैसी की जाती है? यानी आप कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर स्टार्च, यानी आपने कभी 11th-12th केमिस्ट्री की लैब में अगर प्रयोग किए होंगे, हम वहाँ पर स्पेशली चेक करते थे इसके अंदर ये प्रोटीन है क्या? अलग-अलग प्रकार के हमने वहाँ पर प्रयोग किए हैं। अगर साइंस से हैं तो आप स्टार्च या आलू पर जब भी आयोडीन की बूंदें आप डालोगे, घर में नॉर्मल आपके आयोडीन नमक होगा आपके पास, नमक यानी आलू को काटिए, उसपे आयोडीन युक्त नमक डालिए। उसका जो रंग है वो नीला जैसा आपको दिखाई देगा, बैंगनी या नीला रंग का जैसा दिखाई देगा। तो अगर ये चीज़ दिखाई दे तो इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है। इसका मतलब उस आयोडीन ने क्रिया कर ली उस स्टार्च के साथ। तो स्टार्च और आयोडीन जब क्रिया करते हैं तो एक नया रंग, अब रंग बदल रहा है। लेकिन ये रंग किसके कारण बदला? क्योंकि एक नया पदार्थ बना, वो रंग दे रहा है बैंगनी रंग या नीला रंग। तो बैंगनी या नीला रंग किसकी उपस्थिति दिखा रहा है? स्टार्च की उपस्थिति दिखा रहा है। तो याद रखना, आयोडीन परीक्षण किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न आ सकता है, स्टार्च से संबंधित है। स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण हम किस एक पदार्थ से कर सकते हैं? आयोडीन से कर सकते हैं। कैसा रंग हमें दिखाई देगा? तो बैंगनी या नीला दिखाई देगा, और ये नया पदार्थ बनने के कारण पॉसिबल हुआ है। लास्ट है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होगा? मैग्नीशियम का जब रिबन जलाया जाता है तो चमक सी प्राप्त होती है। मतलब मैग्नीशियम एक धातु है, उसकी क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई, यानी उसका दहन करवा दिया हमने एक प्रकार से, वही बात है जलाने वाली। अब हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सूत्र स्पेशली याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि सी लिखा, O2 लिखा और CO2 जैसे लिखा जाता था, वैसे ही Mg लिखा, O2 लिखा और MgO2 लिख दिया। ये चीजें आर्ट्स वालों को तो सिंपल लगेगी, हाँ लिख दो क्या दिक्कत है, इसी की तरह सेम सूत्र है। लेकिन संयोजन यहाँ पर देखिए चीजें को संतुलित किया जाता है, और जब हम अलग से केमिस्ट्री डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसमें पता चलता है, इसकी संयोजकता वगैरह के आधार पर हम इसका सूत्र बनेगा MgO। क्योंकि मुझे याद है शायद 2015 या शायद 16 के अंदर 10th क्लास की बोर्ड का पेपर भी वगैरह भी मैं देखता था उस समय, तो उस समय मैंने देखा था पेपर सेम 10वीं क्लास के पेपर में पूछा गया था ऐसा प्रश्न कि ये मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर क्या बनेगा उत्पाद। तो ऑप्शनों में ऑप्शन नहीं आते, हालांकि उसमें शायद वन लाइनर प्रश्न था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र ये लिखना था, O2 लगाते ही गलत हो गया। तो याद रखना MgO बनेगा। और कोयले की क्रिया जैसे ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नई चीज, कोयले का जलना भी इसी के अंदर आता है। आगे देखिए, अब हम जैसे उसके अंदर भौतिक परिवर्तन में कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स हमने लिए थे जिनके आधार पर हमने एक समझ विकसित की हमारी, उसी प्रकार एक वर्ड आया जलना। यहाँ जलने का अर्थ दहन से है, प्रज्वलित यानी प्रकाशित होने से नहीं है। सॉरी, प्रकाशित होने से यानी लाइट होने से नहीं है, यहाँ पर दहन है। यहाँ पर आग लगा रहे एक प्रकार से। कोयले को जलाना हो, कोयले के जलने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो ये एक कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि कहाँ कोयला है कार्बन, जलाने के लिए ऑक्सीजन, और एक नई चीज बन गई एक प्रकार से हमारे पास, वो थी CO2। नया प्रोडक्ट भी प्राप्त हुआ। एक बात और याद रखना इसकी परिभाषा में, रासायनिक परिवर्तन में, इसमें रासायनिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण भी बदल सकते हैं साथ में। भौतिक गुण तो बदलेंगे ही बदलेंगे, क्योंकि देखो ठोस था वो गैस में बदला तो भौतिक गुण तो बदले, लेकिन एक नया पदार्थ भी प्राप्त हुआ तो भौतिक गुणों के साथ साथ जब रासायनिक गुण भी बदल जाए तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो केवल भौतिक में तो सिर्फ भौतिक गुण बदल रहे थे, इसमें भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदलते हैं। इसी के अलावा चाहे टायर को जलाओ, मैग्नीशियम रिबन को जला दो, कागज को फाड़ना अलग चीज थी, जलाना अलग है। कागज को जलाना या त्योहार पर वगैरह पर जो पटाखे फुलझड़िया जब हम जलाते हैं, तो वहां पर भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन, उसमें एक स्मेल गंध भी आ रही है, साथ ही साथ उसके अंदर जो फास्फोरस वगैरह वो जलने के कारण क्या हो रहा है, जो चमक वगैरह आपको दिखाई दे रही है, तो वो नया पदार्थ बन रहा है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है? देखिए, जैसे अगर आप श्वसन का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां नाम आता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब हम जो ग्लूकोज वगैरह होता है उसको हम एक प्रकार से किण्वन, जैसे शराब बनाई जाती है, एल्कोहल वगैरह बनाई जाती है, इसी प्रक्रिया से, या दूध से दही, हमारे घरों में आपने देखा होगा दूध से दही कैसे बनाते हैं हम। दूध लिया, उसमें हम अपनी भाषा में कहते हैं ना जावन डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल देते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह, जो आपको पता होगा दूध से दही बनाते हैं। किण्वन वो करते हैं क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शर्करा होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको परिवर्तित कर कर किस में बदल देते हैं, दही में बदल रहे हैं। वो एक एसिड बना रहे हैं, लैक्टिक एसिड बना दिया लैक्टोबैसिलस जीवाणु ने। तो दूध से दही बना, एक नया पदार्थ बन गया। इसको देखो, दही से वापस दूध नहीं बना सकते, यानी अनउत्क्रमणीय भी है। ये स्थायी प्रोडक्ट और नया प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि कहाँ एक शर्करा थी वो अब एक अम्ल में बदल चुकी है।
लैक्टिक अम्ल वगैरह आ गया है उसके अंदर। और ये किसके कारण हुआ? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर बैक्टीरियाओं के कारण हुआ। तो नया पदार्थ बन गया दूध से, ये किण्वन कहलाता है ये। दूध से दही का बनना हो या दूध खट्टा हो गया, दूध का खट्टा होना, यानी उसमें एक अम्ल आ गया लैक्टिक अम्ल, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो दूध से दही बनने वाली बात है। तो दूध का जो खट्टापन है या दूध के अंदर जो दही का बनना है, खट्टा होना, तो ये सारी चीज़ें किसके कारण हुई? कुछ बैक्टीरिया के कारण, किण्वन के कारण ये चीज़ें हुई है, तो इसे हम कहेंगे किण्वन किसका एग्ज़ाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सीधा-सीधा एग्ज़ाम में देखिए आजकल क्या होता है, एक प्रश्न देता हूँ मैं एग्ज़ाम्पल में। प्रश्न दे दिया, निम्न में से कौन-सा एक प्रकार का परिवर्तन की पहचान करें? सीधा-सीधा आ गया। नाम दे दिया पाचन, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है? या फिर इसके बजाय मैं आपको दे देता हूँ प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? और एक लास्ट में हमने नाम दे दिया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक और वो क्रिस्टलीकरण वगैरह, ऐसा कुछ नाम दे दिया क्रिस्टलीकरण। अब देखने में मान लो एक क्रिस्टल वगैरह, पाचन, श्वसन, ये इन कुछ चीज़ों सिर्फ नाम-नाम दिया है कि एक वर्ड दे दिया एग्ज़ामिनर ने। पूरी लाइन नहीं लिखी कि क्या हो रहा है। आपको खुद को जानना होगा कि पाचन के अंदर कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। पाचन का अर्थ क्या होता है आपको जानना होगा। पाचन का अर्थ होता है एंजाइमों की सहायता से जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य खाद्य पदार्थों में बदलना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कुछ भी खाया, जैसे सुक्रोज वगैरह है या स्टार्च वगैरह, हमने जैसे आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च को पहले माल्टोज में बदला जाता है, फिर माल्टोज को फिर ग्लूकोज में बदला जाता है, यानी चीजें बदल रही है, कुछ नया पदार्थ बन रहा है। तो जो पाचन की प्रक्रिया है, पाचन है। श्वसन का अर्थ क्या होता है? श्वसन का अर्थ ये नहीं होता जो छोटी क्लासों में हमें पढ़ाया गया कि ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। इसे सिर्फ और सिर्फ श्वास कहते हैं, ब्रीदिंग। ये रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग अलग चीज होती है। सिर्फ ब्रीदिंग को फिजिकल कह सकते हो आप, भौतिक परिवर्तन, कि सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ फेफड़े फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, मतलब कोई नई चीज नहीं बन रही है। लेकिन श्वसन का अर्थ क्या होता है? भोजन का टूटकर ऊर्जा मुक्त करना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो वायवीय श्वसन, और नहीं है तो अवायवीय श्वसन कर रहे हैं। यानी जो फूड था, जैसे एग्जांपल एक छोटा-सा उसका ये होता है रियल मीनिंग। आपने खाना खाया, उसमें ग्लूकोज था, C6H12O6, इसका सूत्र भी पूछ लेते एग्जामिनर कई बार। आगे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संतुलित, बाद में देखेंगे, 6 लगाना है बस आपको और कुछ नहीं। ये भोजन था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो अब टूट कर किस में बदल गया? आप कहोगे कि ये बदल गया CO2 में, जल में, और साथ में ऊर्जा मुक्त हो गई 686 किलो वगैरह। अब एक बात देखना, ये है श्वसन की परिभाषा। भोजन का टूटकर CO2 जल और ऊर्जा में मुक्त होना या फिर एनर्जी रिलीज करना श्वसन है रियल में। आप पाचन का टॉपिक पूरा पढ़ लेना, लेकिन कहीं भी ऊर्जा कैलोरी की बात नहीं आएगी। खाना हमने खाया था कैलोरी के लिए, लेकिन कैलोरी वगैरह ऊर्जा की बात हम श्वसन के टॉपिक में क्यों करते हैं? क्योंकि रियल में जब कोशिकाओं के अंदर जो खाना जब जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर अलग अलग चक्कर चलते हैं, क्रेब्स ऐसा ग्लाइकोलाइसिस, वो जहां पर हम बात करते हैं CO2 जल और ऊर्जा बनती है। तो इस प्रकार का परिवर्तन श्वसन भी एक ऐसा परिवर्तन हुआ रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है रियल में, इसी को अपोजिट कर दो। पेड़ पौधे क्या करते हैं? आसपास की CO2 को ले लिया, भूमि से जो जल था उसको ले लिया जड़ों की सहायता से, और साथ में ऊर्जा के रूप में प्रकाश, जो सौर ऊर्जा है उसको ले लिया, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, खुद के पास क्लोरोफिल है, जिसकी सहायता से वो साथ में क्या बना लेते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज किस में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। याद रखना एक बात और, पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं अपनी तरह, क्योंकि कई लोगों को अभी भी ये लगता होगा कि पेड़ पौधे तो CO2 लेते हैं और हम लेते हैं ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है। श्वसन में अधिकतर जीव जंतु जो है 99% वो सब के सब श्वसन के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ये श्वास की प्रक्रिया है सामान्य। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये चीजें उल्टी होती है, इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में वो प्रकाश संश्लेषण करते नहीं, श्वसन जरूर करते हैं, और श्वसन से वो भी CO2 छोड़ रहे हैं, आप भी CO2 छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी होकर बेहोशी हो सकती है, मौत भी हो सकती है, तो इसलिए कहा जाता है वो चीजें। और कई विशेष करके जैसे पीपल के, वो ज्यादा जो ऑक्सीजन रिलीज, मतलब CO2 रिलीज करते हैं, वैसे पौधों के लिए तो स्पेशली कहा भी जाता है कि पीपल के नीचे रात को मत सो, इस प्रकार से। तो भोजन जो था ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें बदल गया, ये था श्वसन। इसी को उल्टा कर दिया, ये बन गया प्रकाश संश्लेषण। तो सिंपल सी चीज है, बस इसके अंदर नई चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको बदला भी नहीं जा सकता। तो प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कोशिकाओं में होने वाली ये चापचय, यानी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, इसे उपापचय भी लिख सकते हो आप। उपापचय, ये चापचय का मतलब नहीं समझते तो उपापचय मेटाबॉलिक जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे कोशिकाओं में। उपापचय का अर्थ क्या होता है? दो वर्डों से मिलकर बनाए, उपचय प्लस अपचय, या सिंपल भाषा में कहूं, चीजों का टूटना और जुड़ना। कोई शरीर के अंदर विशेष, देखिए बहुत सारी चीजें अपने शरीर में टूटती और जुड़ती रहती हैं, जिनसे विशेष प्रकार की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं, उपापचय क्रियाएं होती रहती है शरीर में। तो टूटेगी और जुड़ेगी, तो मतलब टूटेगी, कोई एक चीज टूटी तो दो चीजों में बनी है,
नई नई दो चीजें बन गई या दो अलग अलग चीजें मिलकर जुड़ गई, तो सारी की सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो आपसे, ये भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट लाइन है काफी ज्यादा। आपने देखा होगा कि लोहे की जब कील थी या ब्लेड थी उसको गर्म किया था तो उसका रंग हो गया था लाल। ये किसके कारण हुआ था? उसको गर्म करने के कारण। लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है देखना, कॉपर सल्फेट लिया हमने। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। कॉपर सल्फेट में जब हम लोहे की कील डालते हैं, उसी के अंदर अब लोहे की कील डाली हमने, या कोई कील डाल दो, ब्लेड डाल दो, लोहे की कोई भी एक चीज डाल दी हमने। डालने के बाद हम देखते हैं कि उस विलयन का जो रंग है वो पहले जो कॉपर सल्फेट होता है, इसे कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं, आपको बताओ तो। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है क्योंकि इसका रंग होता है नीला। तो नीला जो रंग था वो कील डालने के बाद, लोहे की कील डालने के बाद उसका रंग हो गया हरा। अब आप कहोगे सर हरा नए रंग प्राप्त हो गया, कहाँ एक नीले रंग की चीज थी उसमें भूरे रंग की कोई चीज डाली तो रंग प्राप्त हुआ हरा, ये कैसे हुआ? क्योंकि उसमें एक नया प्रोडक्ट बन गया। कैसे? कॉपर सल्फेट के अंदर जब लोहे वगैरह की कोई चीज हमने डाली, तो यहाँ पर ये लोहा जो होता है ये ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से। अब हमें कैसे पता चला कि ज्यादा ताकतवर कौन है, कौन अभिक्रियाशील है? उसके लिए एक श्रेणी है जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी ये दर्शाती है जिसके अंदर मान लो विशेष बहुत सारे, जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, चलो सक्रियता श्रेणी याद करवा देता हूँ मैं आपको, ये कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो एक ट्रिक बताता हूँ। पेसो के लिए मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन पेसो के लिए मैं आज फैशन लेकर आया हूँ। अब इस लाइन का, जैसे मान लो आजकल फ़िल्मों में आपने देखा होगा, फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छे मतलब कलेक्शन करे उसके लिए अलग-अलग फ़ैशन लेकर आते हैं। जैसे मान लो जी आपने कभी देखा होगा तेरे नाम में आई थी, मतलब एक स्टाइल अलग-अलग, इस साइड कुछ इस साइड बाल कर लिए। दबंग में आपने देखा होगा सलमान खान ने पीछे मतलब जो अपने गॉगल्स चश्मे होते हैं उसको पीछे टाँग लिया। अलग-अलग फ़ैशन लेकर, कभी कटी-फटी पैंट, जीन्स या फिर शर्ट को निकाल दिया, अलग-अलग फ़ैशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा कलेक्शन करे। वैसे ही कोई व्यक्ति कह रहा है कि पैसों कमाने के लिए मैं नए फ़ैशन लेकर आया हूँ एक प्रकार से। अब इस लाइन से आपके सक्रियता श्रेणी का क्या लेना-देना देखो। पे से लिखो पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है के। सो से लिखो सोडियम, सोडियम। के से लिखो कैल्शियम, के लिए कैल्शियम। में से लिखो मैग्नीशियम, में से मैग्नीशियम, ठीक है? फिर आगे लिखो आज, आ से एल्यूमीनियम, जैसे लिखो जिंक, पे से लिखो फेरस और यानी लोहा, सन, सन यानी टिन, SN, सन, फे और सन हो गया ना? देखो आगे, ले से लेड, Pb, लेकर से लेड हो गया। आ से यहाँ पर से आया हूँ, सीधा यहाँ पर देखिए पूरा, वैसे तो और भी देखिए अपने 10th क्लास में जितनी इंपॉर्टेंट सक्रियता श्रेणी है उसी के वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत बड़ी बन जाएगी, सारी धातुओं को मिलाएँगे, तो यहाँ पर सीधा आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, लेकर आया हूँ, ठीक है? अब देखो, इसके अलावा भी और भी बहुत कम क्रियाशील तत्व भी होते हैं, जैसे कॉपर है यहाँ पर, ठीक है? मरकरी वगैरह भी है यहाँ पर, और इसके अलावा अपने जो थोड़ी और बच गए, जैसे चाँदी है, इसके अलावा अपना सोना है, ये भी है। ये लास्ट में आते हैं, सोना सबसे कम क्रियाशील है, उसके ऊपर चांदी है, फिर मरकरी है। ये लास्ट के नाम याद रखो तो सबसे ज़्यादा आपको सक्रिय सुनने में ये वर्ड काम आते हैं। अब ये है क्या? वैसे तो देखो ये लाइन वैसे लंबी होती है, जिसमें आप देखोगे इस से इस साइड चलने पर सक्रियता बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा सक्रियशील जो तत्व होते हैं वो ये होते हैं। एक एलआई लिथियम और ऐड कर सकते हो इसमें। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ये इतने ज़्यादा क्रियाशील है कि इनको खुला भी छोड़ दोगे तो आग लग जाएगी इनमें। इसलिए इन्हें केरोसिन तेल वगैरह में रखा जाता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। हवा में जो नमी वगैरह होती है, थोड़ी-सी भी जल मिल गया इनको तो आग लग जाएगी। प्रयोगशाला में आपने देखा होगा सोडियम के जो टुकड़े होते हैं उसको पानी में डालने पर आग लग जाती थी। तो ये सारे प्रयोग कई बार आपने यूट्यूब वगैरह पर भी देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। फिर आ गया अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम वगैरह। अब इसमें एक चीज़ देखना, जो अपना सूत्र था कॉपर सल्फेट, CuSO4, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के बाद आप कॉपर ऐड कर सकते हो। अब आप देखना कॉपर सल्फेट और इसकी क्रिया हमने करवाई थी लोहे के साथ। अब मैं आपसे कहूँ लोहा ज़्यादा सक्रियता श्रेणी में ऊपर आएगा या कॉपर आएगा? आप कहोगे सर देखो लोहा तो आ रहा है यहाँ पर Fe, और उसके काफ़ी समय बाद आएगा कॉपर तो। यानी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील लोहा है, और जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर का स्थान ले ले, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं हम साइंस में, केमिस्ट्री के अंदर। तो कॉपर के स्थान ले लेगा लोहा, तो आगे जनकर बनेगा FeSO4, और साथ में कॉपर अलग हो गया।
यानी फेरस सल्फेट बन गया और इसका रंग जो होता है वो होता है हरा। हरा तो था एक प्रकार से और नीला तो होता था पहले। अब हरा रंग प्राप्त होने का कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि आपने जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील या कुछ भी डाली, तो उससे हरा रंग होने के कारण था उसमें फेरस सल्फेट का बनना। यानी जो पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो नई चीज़ बन गई। इसलिए उसका रंग बदला। तो यानी सूत्र बदलने के कारण रंग बदलता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन, और सूत्र ना बदले, सिर्फ टेम्परेचर वगैरह के कारण रंग बदले, वो भौतिक परिवर्तन था। तो रटना मत इस लाइन को कि रंग बदल जाए जहाँ पर भी, वहाँ भौतिक कर दो या रासायनिक कर दो। कारण समझो कि किस कारण से रंग बदला है। आगे देखो, क्लास भले ही बड़ी हो जाए लेकिन जो स्टूडेंट अभी भी सीरियसली अभी तक इस क्लास में रुके हुए हैं, सीरियसली वही अपने एग्जाम के लिए काफ़ी सीरियस हैं। और सिलेक्शन ऐसे ही स्टूडेंट का होता है जो सिर्फ रील या एंटरटेनमेंट वाली वीडियो 1-2 मिनट का, उनका बस इतना ही माइंडसेट है कि एक वीडियो 1 मिनट की देखिए आगे चलो। ये कोई रील या एंटरटेनमेंट वाली या कॉमेडी वीडियो नहीं है। स्टडी वाली वीडियो पर व्यूज़ भी इसीलिए कम आते हैं क्योंकि लोग सीरियस नहीं है। अगर आप सीरियसली इस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर क्लासेस आपको फ्री यूट्यूब पर ही अवेलेबल करवा दूँ। लेकिन हम भी निराश, हताश हो जाते हैं जब देखते हैं कि हम नॉर्मल एक सिंपल वीडियो बनाते हैं, कोई न्यूज़ वाली, कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं, उसपे तो अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो हमें भी लगता है कि नहीं, फिर हम न्यूज़ वाली ही वीडियो बनाएँ, मोटिवेशनल वीडियो टीचर क्यों बना रहे हैं? आपने देखा होगा आजकल ये वल्गैरिटी है, ये जितना भी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप चीज़ों को, गलत चीज़ें ज़्यादा स्प्रेड क्यों हो रही है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। आप जितना ज़्यादा देखोगे तो लोग, जैसे मान लीजिए ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो सुपरस्टार बने हुए हैं, जैसे नाम सुना होगा पुनीत सुपरस्टार। अब वो कभी नालियों में गिरा हुआ है, कहाँ उसको पता चल गया है कि जनता देखना ये चाह रही है, तो मैं ये दिखाऊँ। हमें लग रहा होगा वो बेवकूफ़ है, पागल है, मैं उससे बहुत बेटर हूँ, लेकिन रियलिटी ये है, वो लाखों करोड़ों में रुपए कमा रहा है। कारण सिर्फ़ इतना है कि हम लोग उनको देख रहे हैं, भले ही कमेंट में आप कितनी गालियाँ दो, मेरे 1000 व्यू आएँगे, उसमें हो सकता है 200-400 अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्स आएगी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन रियलिटी ये आप भी समझते हैं, 1000-2000 व्यू में मैं क्या करूँगा? मुझे भी मेरा परिवार, घर चलाना है, तो उसके लिए छोटे-मोटे फिर 400-500 रुपए में हमें भी कोर्स लॉन्च करने पड़ते हैं। अब भले ही उसको बिज़नेस समझे कुछ भी, लेकिन हम अपने लेवल पर ये कह सकते हैं कि हम अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखकर, अपने परिवार, अपने मोहल्ले, इज़्ज़त, हम सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक एक ऐसा समाज के एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। ना कि उनकी तरह जो सिर्फ़ पैसों के लिए कोई गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है। आपने कभी भी मेरे चैनल पे किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं देखा होगा। क्योंकि लेकिन बड़े-बड़े क्रिकेटर हो, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार हो, कोई विमल पान मसाला, जुमा केसरी का ऐड कर रहा है, कोई गैम्बलिंग का मतलब एप्लीकेशन वगैरह का। आज भी मेरा भी अगर मैं ईमेल देखता हूँ, तो उसमें इतने सारे प्रमोशनल वीडियो के ऑप्शन आए हुए हैं। लाखों के अंदर सिर्फ 30 सेकंड का सर इतना बोल दीजिए कि पढ़ते समय आप बोर हो गए हैं, तो बीच में 3 पत्ती खेल लो। आप ये खेल लो, वो खेल लो। अब इतनी सी बात बोलने के लिए मुझे लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन एक टीचर जो होता है, वो अगर ऐसी चीज़ों का हो सकता है आने वाले समय में टीचर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगे कि ऐसी-ऐसी चीज़ों का प्रचार करते हुए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं बचा। या तो टीचर के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, उसका छोटा-मोटा एक फीस लेकर एप्लीकेशन पर बुला ले। या लास्ट ऑप्शन ये बचेगा कि बच्चे कहेंगे यूट्यूब पर सब फ्री दे दो हमें तो, हमें फ्री के अंदर सब कुछ चाहिए, तो फिर लास्ट में ऑप्शन ये बचेगा, टीचर पढ़ाते समय बीच में कह देगा, अब आप बोर हो गए हैं तो बीच में ये गेम और खेल लो, ये आपको पैसे कमाने का एक शॉर्टकट तरीका है जो आपका करियर खराब कर देगा लास्ट में। रियलिटी यही है। क्योंकि आपने जानबूझकर ऐसे लोगों को हीरो बना दिया है, जो समाज में रहने के लायक भी नहीं है। तो चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली अपने वीडियोज़ के अंदर स्पेशली जो टू द पॉइंट बात होती है, उसी में बिलीव करता हूँ। भले ही वायरल हो, ना हो, आप सपोर्ट करें, ना करें, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है कम से कम उनका टाइम वेस्ट तो ना हो। तो कॉपर सल्फेट वाला एग्जांपल मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया, ये किस कारण से हुआ। कॉपर सल्फेट जिसे नीला तोता कहते हैं, लोहा डालने पर वो आयरन सल्फेट में बदल गया। हरा रंग का होने का कारण ये था कि उसमें आयरन सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट उसमें बन चुका है, और साथ ही साथ भूरा निक्षेप प्राप्त, देखिए मैंने कहा था निक्षेप का अर्थ क्या होता है, एक जो एक्स्ट्रा चीज जो नीचे सह उत्पाद के रूप में बच गई है, तो वो था निक्षेपण अभिक्रिया, एक नाम आया था। तो निक्षेप प्राप्त हो चुका है कॉपर का, यानी अलग से कॉपर बच गया अब हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए आगे, सिरके में खाने का सोडा डालने पर बुदबुदाहट, सिरका क्या होता है, आपने नाम सुना होगा सिरका। सिरके का प्रश्न भी आता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एक तो याद रखना एसिटिक अम्ल होता है इसमें। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। और जब खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है, देखो NaHCO3, खाने का सोडा होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सूत्रों को याद कैसे करें। आप यूट्यूब पर मेरे जब ओल्ड वीडियोस देखोगे तो एक शानदार वीडियो ट्रिक के माध्यम से कहानियों से याद करवा रखी है। सूत्रों का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। खाने का सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। इसकी क्रिया जब एसिटिक अम्ल या सिरके के साथ जब हम कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है एक, तो साथ में एक नया प्रोडक्ट बन गया। यानी जो बुदबुदाहट उत्पन्न हुई खाने का सोडा डालते ही सिरके में, तो बुदबुदाहट का कारण क्या था, उसमें गैस उत्पन्न हो गई थी CO2, जिसके कारण वो बुदबुदाहट उत्पन्न हुई।
तो प्रश्न आ गया कि ये बुदबुदाहट उत्पन्न होना क्या एक भौतिक परिवर्तन है? देखिए नॉर्मल पानी गर्म करने पर भी उसमें बुदबुदाहट उत्पन्न हुई है। वो भौतिक परिवर्तन था, लेकिन इसे रासायनिक क्यों कह दिया हमने? इसका कारण था इसमें CO2 गैस एक नई बन गई जो पहले नहीं थी हमारे पास। नया कभी भी प्रोडक्ट बनता हुआ नज़र आ जाए, कभी भी सूत्र बदलता हुआ नज़र आ जाए, आप रासायनिक परिवर्तन के साथ जाइएगा। नेक्स्ट है, कुछ ही 2-3 पॉइंट बचे हैं, कंप्लीट हो गया टॉपिक अपना। कटे हुए सेव को वायु में खुला छोड़ने पर उसका रंग बदल जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। इससे पहले आया था कटे हुए सिर्फ सेव को काटना, अब आ गया सेव को काट कर खुला छोड़ दिया, उसका रंग बदल गया। तो देखो सेव के अंदर स्पेशली कहते हैं ना, ए एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, कि रोज एक सेव खाओ और डॉक्टरों से दूर अपने आप ही रह जाओगे। कारण क्या है? क्योंकि उस एप्पल के अंदर, उस सेव के अंदर, ठीक है, आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, एप्पल मतलब ये आप जब खाओगे तो इसमें जितने भी मोस्टली अपने जो लोहे की कमी वगैरह है या मिनरल्स वगैरह है, वो सारी की पूर्ति आपका कर देगा ये। तो इसलिए बीमारियों से आप बचकर रहोगे थोड़ा। लोहा जो होता है, लोहा जो है देखिए आपको पता है नॉर्मल हमारे घरों में भी जब लोहा होता है, उस पे जब जंग लगता है वो भूरे रंग का हो जाता है। यही सेम रीज़न आप इसके सेव के अंदर मान सकते हो कि सेव में काफ़ी अच्छी मात्रा में लोहा है। इसको जब खुला छोड़ोगे आप तो ये लोहा जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आ जाएगा वायुमंडल में। वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तो इसका रंग जो भूरा हो गया, उसका कारण था फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बन गया और ये आयरन का जो लोहे का जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर फेरस या आयरन ऑक्साइड बना, उसके कारण ये क्या हुआ? उसका रंग भूरा हो गया। तो इसके फलस्वरूप कटी हुई सतह का रंग कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। तो ये जो रंग में बदलाव हुआ है और ये किसके कारण हुआ? ये नया प्रोडक्ट बनने के कारण हुआ। मेहंदी का रचना। अब आप कहोगे मेहंदी का रचना सिर्फ रंग ही तो बदल रहा है। ऐसा नहीं होता। देखिए मेहंदी में विशेष प्रकार के कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे लासोन वगैरह या कुछ विशेष प्रकार के ऐसे क्विनोन वगैरह, ये कुछ विशेष नेप्थोक्विनोन, ये कुछ प्रोडक्ट होते हैं। स्पेशली ये वर्ड याद रखना, लासोन। जैसे ही हम देखिए मेहंदी को रखते हैं, ये प्रकाश वगैरह के या फिर वायु के संपर्क में आता है, तो ये जो पदार्थ है लासोन, ये खुद का वैसे कोई रंग नहीं होता, लेकिन प्रकाश की या सूर्य की उपस्थिति के कारण, ये प्रकाश की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है वो गहरा लाल हो जाता है, तो इसका रंग लाल रंग का हो जाता है। ये लाल से ला से लासोन, ला से लाल रंग याद रखना। तो लाल रंग का जो लासोन है, एक प्रकार से लासोन का कोई रंग तो नहीं होता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में इसका रंग बदल जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। इसने प्रकाश से क्रिया कर कर यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्रियाशील होकर ये रंग प्रदान करता है। तो मेहंदी का रचना भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, कुछ और एग्जांपल्स देखना। पानी से भरे गिलास में आग लगना। अब कई बार आपने देखा होगा कि विशेष जो जादूगर वगैरह होते हैं या फिर जो तांत्रिक वगैरह, कई बार जो झूठे तांत्रिक वगैरह दिखाते हैं कि आग वगैरह लगा देते हैं, या आपने आजकल वो शादियों में भी देखा होगा। शादियों में छोटे-छोटे घड़े से होते हैं, उसके अंदर यानी जो एंट्री वगैरह करवाई जाती है तो उसमें धुआँ सा निकाला जाता है। तो ये जितने भी चीज़ें आप देखते हैं जहाँ पर आप स्पेशली जादूगर वगैरह में या जो झूठे तांत्रिक वगैरह होते हैं वो दिखाते हैं कि जैसे धुआँ निकाल दिया, वो कर दिया, तो सारे के सारे साइंस उनके पीछे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जादू में जादूगर जो आपकी नज़रों से बचाकर पानी के अंदर आग लगा देता है कई बार या धुआँ निकाल देता है, वो कैसा होता है? पानी के अंदर जब आप सोडियम का टुकड़ा डालते हो तो सीधी-सी बात है, सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और पानी से तो क्रिया करते ही आग लगेगी। पानी में आग कैसे लगाई जा सकती है? तो पानी से भरे गिलास में, हाँ, पहले आग लगाने की फिर धुएँ वाली बात बाद में करेंगे। शायद थोड़ा-सा जल्दी बता दिए। आग कैसे लगा सकते हैं पानी में? तो पानी में आग लगाने के लिए वो सोडियम का टुकड़ा डाल देता है चुपके से, आपको पता भी नहीं चलता है और आप देखोगे कि पानी में आग लगा दी जादूगर ने तो। ये सोडियम पानी से अभिक्रिया करेगा और उसमें जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन से क्रिया करते ही इसमें ऊष्मा प्राप्त करते ही देखिए सोडियम था, पानी से क्रिया की और सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई और साथ में ऊष्मा हीट निकली। तो यानी जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस बनी, इसी ऊष्मा के साथ क्रिया कर कर ये जलने लगती है, जिसके कारण आग लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पानी में आग लगाने वाला जो एग्जाम्पल है वो सोडियम के कारण हो रहा है। ये चीजें हमें जादू में दिखाई जाती है। दूसरा है, जादू गहरा सफेद धुआं निकालता है कई बार, ठीक है? देखिए द्रवित नाइट्रोजन वगैरह का भी उपयोग किया जाता है स्टेज वगैरह में जो धुआं निकालने के लिए, विशेष प्रकार से कुछ विलयनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखोगे जादूगर के पास एक विलयन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जाती है, तो इसमें आप देखोगे अमोनियम क्लोराइड बनेगा एक, और इस अमोनियम क्लोराइड का ही वो सफेद धुआं होता है जो आपको जादूगर दिखाता है या जो तांत्रिक वगैरह दिखाते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी घड़ा सा ले लिया, तांत्रिक की एग्जांपल से दे रहा हूँ, उसमें अमोनियम क्लोराइड था और कुछ मात्रा में उसमें HCl डाल दिया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन था, दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल होता है।
और दोनों गिलासों को आपस में जैसे ही मिलाया जाता है तो क्या होता है, दोनों विलयन आपस में क्रिया कर एक नया विलयन बना लिया जिसे अमोनियम क्लोराइड कह रहे हैं। कैसे हुआ, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। चलिए सूत्र बता देता हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया कराई HCl से। अब क्या होगा देखिए, ये H और OH मिलकर तो जल बन गया एक प्रकार से, और NH4Cl मिलकर अमोनियम क्लोराइड मिल गया। हालांकि इसको संतुलित वगैरह करेंगे तो एक्स्ट्रा यहाँ पर देखेंगे आप, पानी के साथ साथ इसमें अमोनियम क्लोराइड जो बना है उसके कारण वो सफेद धुआं उत्पन्न होता है। तो याद रखना, प्रश्न आ जाता है स्टेज वगैरह पर जो सफेद धुआं होता है वो किसका होता है, तो स्पेशली या तो आपको ऑप्शन मिलता है अमोनियम क्लोराइड का, या द्रवित नाइट्रोजन वगैरह का ऑप्शन भी मिल सकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, अभी इससे पहले एक एग्जाम्पल आया था, वहां भी मैंने कहा था घरों में जब जो पुताई वगैरह की जाती है, अपने रंग वगैरह किया जाता है, सफेदी की जाती है, उस समय हमने एक यूज किया था विलियन, जहां पर हमने उस समय भी बात की थी, ये रहा। चूने के पानी में हमने CO2 के साथ क्रिया करवाई थी और इसके कारण चमक सफेदी उत्पन्न हुई। लेकिन लंबे समय तक यही CO2 को अगर प्रवाहित किया जाए तो उसकी सफेदी कम भी हो जाती है। तो आपसे अगर प्रश्न आ जाए कि चूने का पानी दूधिया रंग का क्यों हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जब चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो वो दूधिया रंग का क्यों हो गया, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था वो। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या हो गया, वो दूधिया रंग का हो गया है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। नया प्रोडक्ट बन रहा है इसमें भी। लोहे पर जंग लगना सबसे अच्छा एग्जांपल है। संक्षारण, संक्षारण मतलब मोस्टली धातुओं का खराब होना, या फिर हम कह सकते हैं बदलाव। धातुओं में विशेष प्रकार के जो बदलाव हो रहे हैं वो संक्षारण के उदाहरण है, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब इसमें लोहा क्या होता है, लोहा जब देखिए जंग किसके कारण लगता है, इंपॉर्टेंट बात वो है। नॉर्मल लोहा ये है, सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ जल के कारण जंग नहीं लगता। आपने घरों में देखा होगा कूलर वगैरह होते हैं 1-2 साल में खराब हो रहे हैं या 2-3 साल लग जाते हैं, तो वो जंग किसके कारण आया है? लोहा, उसमें पानी भी डाला आपने और आस-पास वायुमंडल में उसे ऑक्सीजन भी मिल गई। ये सारी चीजें, 3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो आस-पास की कोई नमी है या जल है, या ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में है वो। तो लोहा वायु और नमी के संपर्क में जब आता है तो वो खराब होने लगता है, जिसे हमने कहा लोहे पर जंग लग गया। भूरे रंग का एक पदार्थ बन जाता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, लोहे का ऑक्साइड। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बन गया। तो Fe2O3, या नॉर्मली आपको एग्जाम में अगर सूत्र ही पूछ ले Fe2O3, ये भी मिल सकता है 2H2O वगैरह, ये जल क्रिस्टलीय जल भी मिल सकता है मोस्टली 2H2O के रूप में। या ये सिंपल याद रखना, जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। तो ये जंग बनने का कारण, लोहा नॉर्मल होता है Fe, और जंग बनने के लगने के बाद उसका सूत्र हो गया Fe2O3, भूरे रंग का पदार्थ बन गया। तो नया पदार्थ बना और जिसे बदला भी नहीं जा सकता वापस इसमें, इसलिए हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। लोहे या इस्पात के जंग से सुरक्षित करने के लिए हम एक चीज़ भी करते हैं, जो अपना धातु वाले टॉपिक में भी लिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा और बता दिया। जिंक का लेपन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण भी कहते हैं, यसद लेपन भी कहते हैं। यसद यानी जिसे जिंक या जस्ता कहते हैं, यसद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण। ये क्या होता है, लोहे के ऊपर स्पेशली हम जो अपना रासायनिक उसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, उसमें भी वहाँ भी डिटेल से पढ़ते हैं इन चीज़ों को, कि लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी हमने एक विशेष प्रकार की। अब जस्ता क्या है, नॉर्मली ऑक्सीजन या इनसे सामान्य कम क्रियाशील होता है, तो कम क्रिया करेगा तो इसलिए जंग नहीं लगेगा। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीशियम और निकल और क्रोमियम को मिलाकर एक लोहा बनाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं इस्पात, स्टेनलेस स्टील नाम सुना होगा आपने। लोहे को जंग से बचाने की एक प्रक्रिया इसे भी कह सकते हैं कि लोहे के साथ हमने विशेष प्रकार के कुछ और मिश्रण मिला दिए, यानी कुछ और तत्व मिला दी, कार्बन, मैग्नीशियम, निकल और क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील बना दिया हमने, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी ट्रिक वगैरह भी बना सकते हैं, देखो, ठीक है। क्रो क्रो कोनी में कार्बन, यानी कोनी में कार्बन, लोहे में कोनी कार्बन, लोहे में, ठीक है, में से मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम, कोनी से क्रोमियम और नी से निकल कार्बन, यानी ठीक है, मारवाड़ी की ट्रिक होगी अगर आप समझ सके तो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग में थोड़ा रिलेट कर लिया करें, आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ आ गई जो लंबे समय तक मुझे याद नहीं हो सकती। आपने जैसे अपने वीडियो क्लासेस ईजी साइंस एप्लीकेशन पर देखे होंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ाते समय यहाँ तो देखिए एक प्रकार का क्विक रिवीजन ही कराया मैंने। इसीलिए ना तो पीपीटी पर भी बहुत कम लिखा है मैंने। सिर्फ नोट्स के माध्यम से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो पशु परिचर वाले स्टूडेंट हैं उनको, उनकी डिमांड थी कि सर आप कुछ क्लासेस हैं वो लेकर आइए लास्ट में। अगर इस क्लास पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं आने वाले समय में और भी ऐसी बहुत सारी, पहले मैं सोच रहा था एक बड़ी मैराथन क्लास लूँ जिसमें एक ही क्लास में कंप्लीट साइंस करवा दूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक ही क्लास में कंप्लीट साइंस है, थोड़ा सही नहीं रहता है कि सब्जेक्ट को इतना लंबे समय देना, या फिर पॉसिबल भी नहीं हो पाता क्योंकि मैं चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी एक-एक क्लास भी 1 डेढ़ 2 घंटे की हो सकती है
और पूरी साइंस अगर करवाने लग जाऊँगा तो मेरे हिसाब से मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 5-7 घंटे में कंप्लीट साइंस करवा दूँ। हाँ, ऊपर-ऊपर से कुछ टीचर करवा देते हैं, कुछ पर्सन लाकर, जो मैराथन के नाम पर हम कह सकते हैं सिर्फ़ आपको एक प्रकार से हाँ, क्विक रिवीजन जिनका पहले से तैयार है मैटर वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास मैंने इस प्रकार से बनाई है कि आपने कभी ना भी पढ़ा हो टॉपिक ये, तो भी आप ज़ीरो लेवल से भी तैयार कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और रियल में मीनिंग यही होता है आप टॉपिक को पढ़ने भी इसीलिए आए हैं क्योंकि आपने ज़ीरो लेवल से आप बिल्कुल बेसिक जानना चाहते हो उसी का। आपने पहले से ही तैयार कर रखा है तो ऑब्जेक्टिव निकालिए फिर थ्योरी आपके लिए काम की भी नहीं है। तो ये हमने बात कर दी इस्पात बनाकर भी हम उसको किससे बचा सकते हैं? उससे बचा सकते हैं जंग लगने से। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होने पर उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और ये एग्ज़ाम्पल इसलिए लिया है मैंने क्योंकि लास्ट जो 3rd ग्रेड हुई थी उसमें लेवल 1 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। देखिए नॉर्मल पानी हो गया H2O, इलेक्ट्रोडों के माध्यम से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर दिए तो सूत्र ही बदल दिया हमने। जब सूत्र बदल दिया तो हम कह सकते हैं कि कैसा परिवर्तन कर दिया, रासायनिक परिवर्तन कर दिया। तो इलेक्ट्रोडों के माध्यम से अगर जल में हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो जो सूत्र है उसी को संगठन ही बदल दिया, तो संगठन जब भी बदलेगा रासायनिक परिवर्तन होगा। फलों का सड़ना हो या फलों का पकना हो, ये किस प्रकार के उदाहरण हैं, ये उसमें रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। ये सिर्फ बाहर से नहीं मतलब उसका रासायनिक रूप से बदलाव हो रहे हैं, तो फल पकने हो या सड़ने हो, उसका कारण क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अवायवीय जीवाणु जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अवायवीय जीवाणु जो किण्वन वगैरह भी करते हैं, वही विशेष प्रकार के कुछ अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा-गलाकर उसमें से गैस वगैरह जैसे मान लीजिए बायोगैस हम जिसे कहते हैं, जियोगैस या बायोगैस बनाते हैं। तो बायोगैस या जियोगैस जो बनाते हैं जैसे मान लीजिए जियो देखो जियोगैस या बायोगैस क्या है? इसमें मोस्टली CO2 ही होता है इसमें भी। मुख्य रूप से इसमें जो संगठन है वो CO2 वगैरह कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं इसमें मीथेन वगैरह वो भी होती है। तो मोस्टली देखिए जो हम गैस बना रहे हैं अवायवीय जीवाणु गैस या अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर कर जियोगैस या बायोगैस जो बनाते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सड़ा गलाकर वही प्रक्रिया हो गई अवायवीय जीवाणु के द्वारा नया पदार्थ के नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। अब तक तो हमने देखा कि नई नई चीजें बन रही थी, लेकिन कुछ और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि ये भी रासायनिक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन की, जो सामान्य अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं पटाखों को जलाना वगैरह हो या जैसे उष्मा। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें किसी प्रकार की बहुत सारी हीट भी निकल सकती है। जैसे चूने को हमने पानी में जब डालते हैं तो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा रिलीज़ होती है जिसे ऊष्मा-छेपी वगैरह कहते हैं। या पटाखे को जलाने पर भी उसमें से ऊष्मा रिलीज़ हो रही है। इसी प्रकार प्रकाश जैसे पटाखे को जलाने पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार किसी भी विकिरणों के माध्यम से भी हम कह सकते हैं जैसे पराबैंगनी किरणों के कारण से भी रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अवशोषित होना जैसे अब हर एक एग्जांपल को हम लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विकिरण वाला लेते हैं। ओज़ोन पर जो ओज़ोन परत होती है, ओज़ोन का सूत्र होता है O3। ओज़ोन की एक परत है अपने समताप मंडल के अंदर यानी जो अपना मंडल है, आपने नाम सुना होगा जैसे अपने सौर मंडल, समताप मंडल वगैरह ये। तो ओज़ोन जो परत है लगभग आप कह सकते हैं 25 लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊपर अपने जो सामान्य ज़मीन की समुद्र तल से जो ऊँचाई हम कह सकते हैं ओज़ोन परत की, लगभग 23 किलोमीटर सबसे ज़्यादा मोटी भी पाई जाती है। इसकी मोटाई डोब्सन में मापी जाती है। ओज़ोन जो होती है जब भी ये पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है तो ऑक्सीजन में बदल जाती है यानी इसके बदलकर वापस O2 प्लस O अलग अलग हो जाते हैं। तो सूत्र बदल गया एक प्रकार से, सूत्र बदलना ही वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो पराबैंगनी किरणों के कारण भी क्या हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। उसका उदाहरण है ओजोन परत जब क्या करती है अपने अपने पराबैंगनी किरणों जो सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करती है तो ये किस में परिणित हो जाती है, ऑक्सीजन में बदल जाती है। जलने के साथ जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। यानी कोयले को जलाना हो, मोमबत्ती को जलाना हो, पटाखे जलाते हैं तो ये सारे साथ-साथ ऊष्मा भी रिलीज़ करते हैं। तो जलाने के साथ हीट भी साथ में रिलीज़ होती है। ध्वनि का उत्पन्न होना, जैसे वो पटाखे वाला एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप, ध्वनि का उत्पन्न होना। तो ये हमेशा देखो रटना मत इन चीज़ों को कि जहाँ भी ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी, जैसे मान लो मैंने घंटी पर उसको पीटने पर कोई घंटी थी लोहे का, एक मान लो उस पे दूसरी कोई लोहे की चीज़ से मारते उसमें ध्वनि उत्पन्न हुई। तो ये ध्वनि उत्पन्न होना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रटना मत देखिए कई टीचर्स या कई मैं स्टूडेंट्स भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि सिर्फ वर्ड को पकड़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, पॉसिबल नहीं है। कारण को समझो, ये चीजें किन कारणों से हो रही है। अगर यही ध्वनि उत्पन्न सिर्फ होना एक रीजन, जैसे पटाखे के जलने पर ध्वनि उत्पन्न होना रासायनिक है और घंटी को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होना भौतिक है दोनों ध्वनि। जैसे रंग परिवर्तन में मैंने दो बताई, ब्लेड को गर्म करने पर लाल हो रही थी भौतिक है, लेकिन वही लोहे की ब्लेड को हम अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर हरे रंग की हो रही है तो रासायनिक है।
रीज़न दोनों के अलग-अलग है, एक को गर्म करने पर और एक में फेरस सल्फेट बनने के कारण। इसी प्रकार ध्वनि पटाखे जलने पर अलग है, उसके अंदर विलयन मतलब जो चीज़ें हैं वो बदल रही है और उसी प्रकार घंटी को पीटने पर अलग चीज़ है। मेन है रीज़न किस कारणों से बदलाव हो रहे हैं, वो गुण किस कारणों से बदल रहे हैं। गंध में परिवर्तन, अब गंध में परिवर्तन हो रहा है, कोई चीज़ सड़ गई, गल गई, उसके कारण गंध में बदलाव आ रहा है। तो जैसे भोजन का सड़ना, गलना, ये सारी चीज़ें आ गई, किसी भी गंध का बनना हो, तो ये मोस्टली रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलता है। पटाखों के विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि सारी चीज़ें होती है और साथ ही साथ गंध भी ऑब्वियसली जो प्रदूषण वगैरह करती है, इसीलिए जो आपने दिल्ली साइड में देखा होगा पटाखे वगैरह पर एनसीआर वगैरह में बैन कर रखा है इन चीज़ों को। वायुमंडल को प्रदूषित भी करती है। भोजन सामग्री बासी हो जाती है, यानी जो खाना होता है वो बासी हो जाता है और सड़ गल जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। और याद रखना एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो खाना वगैरह होता है, इनको मतलब खराब होने से बचाने के लिए विशेष प्रकार के कुछ संरक्षकों का भी उपयोग करते हैं। जिसमें मोस्टली यहाँ पर देखिए मैंने शायद एक ऐड भी किया था यहाँ पर एक भोजन सामग्री को खाने जैसे सिरके का भी उपयोग करते हैं, ठीक है ना? और सोडियम बेंजोएट स्पेशली याद रखना ये शायद रीट 2021 के पेपर में आया हुआ है। खाने को संरक्षित रखने के लिए एक विलेन का उपयोग करते हैं जिसे सोडियम सोडियम बेंजोएट कहते हैं, खाद्य परिरक्षक है वो एक। रंग में परिवर्तन होना, जैसे सेव को काटने पर भूरे रंग का हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नए पदार्थ के बनने के साथ-साथ ये कुछ और पहचान है, गंध का होना, रंग बदलना, प्रकाश, ध्वनि, विकिरणों का उत्सर्जन इस प्रकार से। किसी गैस का बनना, तो ये CO2 गैस बन गई, ये भी एक एग्जांपल है रासायनिक परिवर्तन में, ये भी चीज़ें देखने को मिल सकती है हमें। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। ये एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है और इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ। भौतिक क्यों है? क्योंकि मोम पिघल रही है। रासायनिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बत्ती जल रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसका नाम था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भले ही क्लास बड़ी है, आप 1.5 की 2 की स्पीड करके देखिए, चीज़ों को बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए। जितना टाइम आप शॉर्ट वीडियोज़ या छोटी-मोटे रील्स, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी या अदर जो भी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, इन चीज़ों को दे रहे हैं, उसकी बजाय आप अपने करियर को अगर सच में एजुकेशनल लाइन में या इसी फील्ड में लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लाइन में लाना चाहते हैं, तो समय देना पड़ेगा, सीरियसली देना पड़ेगा। ऐसी वीडियोज़ को देना पड़ेगा जहाँ से आपको कम समय में अच्छी वैल्यूज़ मिल रही है, ना कि आप जो वैल्यूज़ आपने अपने घरवालों से सीखी है, उसको अभी बर्बाद कर रहे हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस पर आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसी पर डिसाइड हम करेंगे कि पशु परिचर या रीट या इनके लिए क्लासेस क्या यूट्यूब पर लेकर आनी चाहिए या फिर जैसा अगर कम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो अपना जो काम है जो सीरियस स्टूडेंट है वो नाम मात्र शुल्क में मात्र 499 रुपए बुक लेने पर ये इजी साइंस बुक है। भले ही आप एक बार ना आपको यकीन हो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, फर्स्ट टाइम इनके बारे में सुना है, फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो रिकमेंड हुई है हमें, आप एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस बुक का रिस्पॉन्स देख लीजिए, फीडबैक देख लीजिए और किस प्रकार से हमने अब तक एग्जाम में कितने परसेंट दिए उनका एक बार रिजल्ट देख लीजिए। लास्ट थर्ड ग्रेड एग्जाम में 30 में से 30% देकर 860 से अधिक विद्यार्थियों के सिलेक्शन में थोड़ा बहुत योगदान हमने दे पाए। इसके अलावा अब तक जितने भी पेपर हुए हर एक पेपर के अंदर विथ प्रूफ कुछ 1-2% मैं खुद कह सकता हूँ कि हो सकता है वो ऐसे पर्सन हो जो किसी भी बुक में ना मिलेंगे, वो हो सकता है आपको ना मिले। लेकिन साइंस का शायद ही कोई ऐसा पर्सन या कोई मार्क ये कह सकता हूँ मैं कि भले ही अपने एग्ज़ाम के अंदर 30 में से 28-29% मिल जाएँगे, लेकिन जो 1-2% होंगे ना वो ना इसमें नहीं मिलेंगे, ना वो आपको शायद ही मार्केट की किसी बुक में मिले, जो अपने लेवल की हो, ये स्पेशली बात है। आप ये अगर ये कहो कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाता हूँ और सीटी में मेरे पर्सन आ गए, तो उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि सेकंड ग्रेड का लेवल मैं भी इस बुक में बहुत कुछ ऐड कर सकता था। मेरे पास भी पूरी आज़ादी थी, लेकिन हर लाइन को ऐड करने से पहले मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती थी, मैं किसके लिए ऐड कर रहा हूँ? क्या वो सीईटी वाले स्टूडेंट हैं? क्या वो स्पेशली सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले? हाँ, कुछ चीज़ें जहाँ मैंने स्पेशली ज़्यादा लेवल रखा है, वहाँ मैंने खुद मेंशन कर दिया। तो कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम मैटर मैंने डाला है, जो 12th लेवल से भी आप स्टैंडर्ड का हो क्योंकि उसको याद करने में आप जितना टाइम देंगे, शायद वो पर्सन ना आए, उससे अच्छी बात ये है कि 1-2 प्रश्नों की बजाय आप उनको टाइम दीजिए जहां आप अपना 100% याद भी कर सके और एग्जाम में उसको अच्छे से कर भी सके। तो आई होप आज का ये क्लास आपको अच्छी पसंद आई होगी। बुक लेने के बाद ₹280 की बुक है, फ्री होम डिलीवरी हम करवा देंगे, व्हाट्सएप का नंबर नीचे मिल जाएगा आपको। कंटेंट ज़रूर पसंद आएगा, अब तक जितने भी स्टूडेंट तक हमने बुक पहुँचाई है, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये कह दे कि नहीं इससे बेटर बुक मैंने साइंस की इससे पहले कभी भी किसी भी टीचर की पढ़ी है अपनी राजस्थान के अंदर। हो सकता है इंडिया लेवल पर काफ़ी टीचर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत बस ये है कि जल्दी बुक निकालने के एग्ज़ाम आते ही तुरंत नई बुक आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो पहले से तैयार कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलता।
साइंस में सबसे बड़ा रीज़न ये था, आप राजस्थान के अंदर देखोगे जीके की काफ़ी अच्छी-अच्छी किताबें आ रही हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, टीचर इतने ज़्यादा है जीके के। साइंस में कारण ये है कि जो साइंस के टीचर्स हैं, वो कुछ नया एक 1 डेढ़ 2 साल देकर एक नया रॉ मटेरियल से नया डाटा तैयार करना बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, जो इतना समय कोई दे नहीं पा रहा था या दे नहीं चाहता था। या हो सकता है इस मेरी तो नज़र में कोई ऐसी बुक आई नहीं, जो साइंस के लिए एक परफेक्ट बुक जिसे मैं कह सकूँ। हालाँकि आप डिसाइड कीजिए ये बुक कैसी लगी आपको। मैं खुद कहूँगा तो आप कहोगे सर अपनी बुक की तो हर कोई तारीफ़ करता है। एक बार कंटेंट देखिए, अपने आस-पास बुक स्टोर पर जाइए, हो सकता है आपको वहाँ बड़े बुक स्टोर पर ये बुक मिल भी जाएगी अपने नज़दीकी, और ना भी मिले तो उस बुक स्टोर वाले को कह दीजिएगा कि हमें ये ईजी साइंस वाली बुक चाहिए, नहीं है तो हमें अवेलेबल करवाइए। अब जब किसी बुक स्टोर पर 5-7 स्टूडेंट जाएँगे तो डेफ़िनिटली वो बुक स्टोर वाला भी सोचेगा कि इसकी अच्छी डिमांड है, तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके जल्दी मँगवा के दे देता हूँ। तो आई होप अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में ऐसी और क्लासेस लेकर आनी है या नहीं, या एप्लीकेशन पे कंटिन्यू करना है उसको हम डिसाइड करें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।